अस्सलाम वालेकुम। चलें स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं हम ज्वाइंस क्या होते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना क्या है, फ़िलहाल मैंने यहाँ पे ना कुछ फ़ाइल्स को अपलोड कर दिया है। अब यहाँ पर मेरे पास फ़ाइल्स हैं अप्रैल CSV, अप्रैल XLSX मतलब एक्सेल की फ़ाइल है। सिमिलरली कोर्सेज़ की एक CSV फ़ाइल है, कोर्सेज़ की एक्सेल फ़ाइल है। मार्च की CSV फ़ाइल है, स्टूडेंट्स की CSV फ़ाइल है। अब इसमें डेटा क्या मौजूद है, एक मरतबा हम जल्दी से पहले इसको ना इंपोर्ट कर लेते हैं, फिर डेटा के बारे में बात करते हैं कि इसमें डेटा क्या मौजूद है और हमारा सिनेरियो क्या है आज का। तो हम यहाँ पे रीड करना चाह रहे हैं किसको, कोर्सेज़ CSV फ़ाइल को, और कोर्सेज़ CSV हमारे पास मौजूद है ये दी, ठीक है। तो क्या लिखना होगा मुझे इस CSV फ़ाइल को रीड करने के लिए, pd.read_CSV, ठीक है। और फिर मैं इन ब्रैकेट्स के अंदर फ़ाइल का नाम दे दूँगा courses.csv, ठीक है भाई यहाँ तक। तो मैंने इन फाइल्स का इस फाइल का नाम दे दिया और इसको मैं किसी वेरिएबल में सेव कर लूँगा। तो लेट से उसको मैं कोर्सेज़ का ही नाम दे देता हूँ वेरिएबल को, ठीक है। मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। PD इज़ नॉट डिफाइन। अच्छा, ये वाला सेल हमने रन नहीं किया हुआ, ये सेल रन करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखना कोई नंबर इस पर अभी नहीं आ रहा, मतलब अभी तक ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। पहले एग्जीक्यूट कर लेते हैं इसको, फिर वापसी जाके इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमारा डेटा अब क्या हो चुका है, लोड हो चुका है, ठीक है। सिमिलरली हम आगे जाते हैं जल्दी से, और स्टूडेंट्स के नाम की भी एक CSV फ़ाइल मौजूद है, तो उसको भी हम क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो क्या लिखना पड़ेगा, वैसी चीज़ को कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट्स CSV, और मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ स्टूडेंट्स वेरिएबल का, कि स्टूडेंट्स का डेटा निकालो स्टूडेंट्स CSV फ़ाइल से और स्टूडेंट्स वेरिएबल में ही सेव कर दो, ठीक है। नाम कुछ भी दे सकते हैं आप वैसे इसका, ठीक है। खैर मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको एग्जीक्यूट कर दिया। अब एक और हमारे पास इंपोर्ट करना है, वो क्या है, मार्च CSV, मतलब मार्च की जो CSV फ़ाइल है उसको भी हमने इंपोर्ट करना है। तो अगेन मैं इसी चीज़ को कॉपी करता हूँ, पूरे को पेस्ट करता हूँ, और ये देखें मेरे पास मार्च के नाम से ही एक CSV फ़ाइल बनी हुई है, ठीक है। तो मैं इसको भी लिख लेता हूँ। सिंपल क्या है, मैंने इसको लिखना है मार्च, और मैं इसको जाके भी मार्च ही कर देता हूँ ताकि मेरा मार्च में डेटा चला जाए, सेव हो जाए। और एक लास्ट फाइल हमने इंपोर्ट करनी है अप्रैल CSV के नाम से। मैंने दोबारा इसको एग्जीक्यूट यहाँ पे पेस्ट किया। मैं लिखता हूँ अप्रैल, और यहाँ पर आ जाता हूँ, अप्रैल का ही वेरिएबल बना के इसमें सेव कर देता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। तो हमने 4 फाइल्स इंपोर्ट करनी है, रीड करनी है। अच्छा, ये 2 फाइल्स और भी हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम क्या कर रहे हैं, इन 4 फाइल्स पे काम करेंगे और इन 2 फाइल्स को देखेंगे फिर बाद में अगर टाइम मिला, वरना फिर मैं आप लोगों को दे दूँगा उसका क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिएगा। खैर, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, मैंने 4 फाइल्स को रीड किया है। कौन कौन सी फाइल है भाई, कोर्सेज़ की है, एक क्या है स्टूडेंट्स की फ़ाइल है, एक मार्च की फ़ाइल है, और एक अप्रैल की फ़ाइल है। अब ज़रा समझते हैं कि इस पर डेटा क्या मौजूद है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सही है। तो हम बारी बारी सब पे ये ऑपरेशन करके देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ कोर्सेज़, कि भाई ज़रा कोर्सेज़ को यहाँ पर प्रिंट करो और उसके हेड मतलब 5 के रिकॉर्ड्स निकाल लो, टॉप 5 रिकॉर्ड्स निकाल लो। तो ज़रा देखें कोर्सेज़ में क्या मौजूद है, कोर्स ID आ रहा है, कोर्स नेम आ रहा है, और प्राइस आ रही है, ठीक है। पहले मैं इसको सिनेरियो समझाता हूँ। लेट से कि कोई एक इंस्टीट्यूट है या कोई एक ट्यूशन सेंटर है, या इमेजिन कर लें कि सलानी ही है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है कि वो इंस्टीट्यूट कोर्सेज ऑफ़र कर रहा है, सही है। अब वो कोर्स के नेम्स हमें देखने को मिल रहे हैं कि भाई वो कोर्स का क्या क्या है, पाइथन है, SQL है, डेटा एनालिसिस है, मशीन लर्निंग है, टेबलू एंड सो ऑन, डिफरेंट कोर्सेज़ वो हमें ऑफ़र कर रहा है, ठीक है। अच्छा, उनकी IDs भी दी हुई हैं ताकि आपके पास IDs की मदद से आप उसको पहचान सकें कोर्स को। जैसे होता है ना हमारे पास कंपनीज़ के अंदर भी, स्कूल्स के अंदर भी हमें स्टूडेंट ID या कंपनीज़ के अंदर एम्प्लॉय ID दे दी जाती है ताकि क्या हो सके, एक आइडेंटिफिकेशन हो सके। क्योंकि अगर लेट से कि किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और वहाँ पर एक नेम के डिफरेंट पीपल हो सकते हैं, हम्माद, जाहिद, हरमैन, मतलब एक एक जो है स्टूडेंट जो भी बंदा है उस नेम के डिफरेंट लोग हो सकते हैं। तो अगर हम लेट से हम्माद की बात कर रहे हैं तो भाई अब अगर सिर्फ हम्माद बोलेंगे तो क्या होगा, पता नहीं चल सकेगा कौन सा हम्माद की बात हो रही है, ठीक है। लेट से अगर सेम डिपार्टमेंट में भी काम करते हैं
फिर तो और मसला। लेकिन अगर आईडी पता होगी तो फिर हम क्या करेंगे, आईडी की मदद से उस यूनिक बंदे को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हाँ भाई हम किसकी बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से उन्होंने कोर्सेज़ को आईडीज़ दे दी हैं, कोर्सेज़ के नेम्स आ गए और यहाँ पे प्राइस आ गए। ठीक है भाई, ये डेटा इसमें मौजूद है। अच्छा एक और काम कर लेते हैं ज़रा, हम ये भी देख लेते हैं कि हमारा कोर्सेज़ की शेप कितनी है, मतलब रोज़ एंड कॉलम्स कितने हैं। ठीक है, तो कितनी रोज़ हैं भाई, 12 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, मतलब छोटा ही डेटा है हमारे पास। तो अगर मैं पूरे वेरिएबल को भी प्रिंट कर दूँ यहाँ पे देखें, तो ये कुछ टोटल कोर्सेज़ आ गए। ठीक है, उनके इंडिसेस हमें लेफ़्ट पे देखने को मिल रहे हैं। कोर्स आईडी आ गई, कोर्स के नेम्स आ गए और प्राइस आ गई। टोटल हमारे पास ये 11 तक इंडेक्स जा रहा है, लेकिन 12 कोर्सेज हैं ये। ठीक है, ये कोर्स का डेटा हो गया। अच्छा आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स की पहले शेप निकाल लेते हैं। और ये कितने रिकॉर्ड्स हैं भाई, 28 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, हाँ अब हम देखते हैं कि यार स्टूडेंट्स के अंदर डेटा क्या मौजूद है। तो मैंने स्टूडेंट्स डॉट हेड किया और डेटा निकाला। ठीक है, तो ज़रा देखें, स्टूडेंट आईडी मौजूद है, मतलब अब स्टूडेंट्स की बात हो रही है और स्टूडेंट की आईडी हमें देखने को मिल रही है, स्टूडेंट के नेम है, सही है, और स्टूडेंट के पार्टनर्स हैं। अब क्या मतलब हुआ इसका, देखें, लेट्स से अगेन उसी इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं। उस इंस्टीट्यूट के अंदर कुछ भी हो सकता है, वो इंस्टीट्यूट हो सकता है, कोई स्कूल हो सकता है या कोई सेंटर हो सकता है। तो उसने क्या किया, उस इंस्टीट्यूट ने एक अलग टेबल बनाया और उस अलग टेबल के अंदर उन तमाम स्टूडेंट्स का डेटा रखा जो रजिस्ट्रेशन करवाने आ रहे हैं, भले रजिस्ट्रेशन भी हुई या नहीं हुई। समझे बात को। अब सिनेरियो क्या है कि भाई लेट से एक बंदा है जाहिद, वो जाता है किसी इंस्टीट्यूट पर और उसने कोर्स करना है, लेट से ग्राफिक डिज़ाइनिंग का करना है। अब आई एम नॉट श्योर कि वहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग का हमारे पास यहाँ पे कोर्स है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखें नहीं आ रहा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, सही है, यहाँ पे नहीं आ रहा। अब वो बंदा गया उस इंस्टीट्यूट पे और उसने कहा मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स में एडमिशन लेना है। तो अब कोचिंग ने कहा, मतलब कोचिंग सेंटर वाले ने या इंस्टीट्यूट ने कहा कि ये अभी तो हम कोर्स ऑफर नहीं करें, लेकिन ये सून आने वाला है, बहुत जल्द ये हम लॉन्च कर देंगे वाला कोर्स भी। ठीक है, लेकिन अब मुझे बताएं कि क्या कोचिंग सेंटर उस बंदे की या उस स्टूडेंट की डिटेल अपने पास लेके रखेगा नहीं रखेगा, लेके रखेगा, क्योंकि हो सकता है कि जब वो लॉन्च करें तो उस बंदे को कॉल करके बता दें भाई हमने लॉन्च कर दिया है। तो इस तरह मतलब उनकी एक क्या बोलेंगे, लीड जनरेशन हो रही है या एक तरीके से कस्टमर लेकर आ रहे हैं अपने पास। ठीक है, बिजनेस लेकर आ रहे हैं, तो वो लाजमी डेटा रिकॉर्ड रखेंगे। तो स्टूडेंट्स टेबल के अंदर बेसिकली हमारे पास उन तमाम स्टूडेंट्स का टेबल है जिन्होंने या तो रजिस्ट्रेशन कराई या नहीं कराई। ठीक है, मतलब आए ज़रूर, लेकिन वो कोचिंग को उन्होंने लाजमी विज़िट किया है, उस इंस्टीट्यूट पर लाजमी विज़िट करके गए वो। ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर हो रही है। तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पे क्या मौजूद है, 28 रोज़ का डेटा मौजूद है और बहुत बेसिक सा डेटा है। स्टूडेंट आईडी है और सिर्फ नेम दिया हुआ है और पार्टनर दिया हुआ है। ठीक है, अब पार्टनर क्या है, लेट्स से कि भाई एक बंदा है अब्दुल्ला और इस अब्दुल्ला का पार्टनर कौन है, 23 है। मतलब कहने का ये कि अब्दुल्ला ने क्या किया, अब्दुल्ला उस कोचिंग सेंटर गया ना, इंस्टीट्यूट गया, तो लेट से कोचिंग वाले ऑफर्स रखते हैं कि यार अगर तुम अपने किसी बंदे को ले आओगे ना, एक बंदे को और ले आओगे तो आपको फ़ीस में इतनी % डिडक्शन मिल जाएगी या आपकी एक मंथ की फ़ीस माफ़ हो जाएगी, कुछ इस तरह करके जैसे वो लोग पॉलिसी रखते हैं ताकि ना क्या हो कि अट्रैक्ट कर सकें वो लोगों को अपने तरफ, अपनी कोचिंग की तरफ अट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, जैसे स्कूल्स का भी देखा होगा, वो लोग बोलते हैं कि अगर आप एडमिशन कराएंगे हमारे स्कूल में तो यूनिफॉर्म आपको मिलेगा, मतलब फर्स्ट मंथ की आपको या 3 मंथ्स की आपको फ़ी पे नहीं करनी। ठीक है, कोर्सेज फ्री मिल जाएंगे। मतलब ये जो स्कूल्स होते हैं ये भी इस तरह की क्या कर रहे होते हैं, ऑफर कर रहे होते हैं जो इनिशियल लेवल पर होते हैं, जो ऑफकोर्स बड़े नेम हैं लेके बैठ चुके हैं, वो तो नहीं करते इस तरह की चीज़ें, लेकिन आपको ये देखने को मिलता होगा। तो लेट से अब्दुल्ला किसको लेके गया, पार्टनर 23। अब पार्टनर भी क्या हमारे पास एक स्टूडेंट होगा ना भाई। ठीक है, भले उसने रजिस्ट्रेशन किसी कोर्स में करवाई या नहीं करवाई, एटलीस्ट वो लेके चले गया उस बंदे को। तो अगर मैं इसको टेबल बड़ा करूँ ये वाला हमारा स्टूडेंट्स का, तो ज़रा देखें हमारे पास 23 पार्टनर आ रहा था। ये देखें स्टूडेंट आईडी, हमने स्टूडेंट आईडी से देखना, इंडेक्स से नहीं देखना। स्टूडेंट आईडी बेसिकली क्या है, 23। ये देखें ओवैस आ गया। ठीक है, तो अब्दुल्ला जो है बेसिकली वो किस पार्टनर को लेकर आया, 23 वाला पार्टनर है कौन, खुद वो ओवैस है, मतलब उस बंदे का नाम क्या है, ओवैस है। समझ रहे हैं बात को। फिर ये ओवैस ने भी क्या किया, किसी दूसरे बंदे को ले आया, 16 वाले को ले आया, एंड 18 को ले आया, 18 वाले बंदे को ले आया। ठीक है, अब 18 पे जाएंगे तो इस बंदे का नाम ये है और ये 13 वाले नंबर को ले आया। समझ रहे हैं मतलब क्या हुआ, ये डिफरेंट इस तरीके से पूरी चेन बन के इन्होंने
पूरे स्टूडेंट के नेम्स और आईडीज़ और पार्टनर्स हमें डिस्प्ले कर दिए। थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो रहा है? तो कोर्सेज़ के अंदर वो कोर्सेज़ हैं जो इंस्टीट्यूट अभी ऑफ़र कर रहा है करंटली, ठीक है, और उसमें रजिस्ट्रेशन भी हो सकती है। लेकिन स्टूडेंट्स के अंदर क्या है, बेसिकली हर उस स्टूडेंट का या हर उस बंदे का डेटा मौजूद है जिसने रजिस्ट्रेशन करवा ली या नहीं करवाई। दो बातें क्लियर हो गई आपको ये? अच्छा, मैंने एक और डेटा सेट यहाँ पे मैंने रीड किया है, मार्च नाम का डेटा, ठीक है। तो मैं मार्च को ज़रा सबसे पहले तो शेप निकालता हूँ इसकी। मार्च की शेप निकाली तो ज़रा देखें कितनी 25 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं और 2 कॉलम्स हैं। चलें, हमने कहा ज़रा इसको देखते तो हैं इसमें क्या मौजूद है डेटा के अंदर। मार्च लिखा और मार्च के अंदर ज़रा देखें हमें 2 कॉलम्स देखने को मिल रहे हैं। पहला कोर्स आईडी, स्टूडेंट आईडी, और फिर दूसरा कोर्स आईडी, ठीक है। अब इसका क्या मतलब बन रहा है कि 0 1 2 3 वाली स्टूडेंट आईडी है और कोर्स आईडी 1 5। देखिए ये 0 1 2 3 है, ये तो अली इंडेक्स है, ये वाले इंडेक्स है। स्टूडेंट आईडी आपकी यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ हो क्या रहा है, अब मैं इसको थोड़ा सा समझाता भी हूँ कि ये हमारे पास किस तरीके से काम करता है। एसक्यूएल का थोड़ा कॉन्सेप्ट है, ये बताता हूँ मैं। पहले फ़िलहाल के लिए समझें कि भाई हमारे स्टूडेंट टेबल के अंदर एक 23 आईडी वाला बंदा है। स्टूडेंट आईडी कितनी है इसकी भाई? 23 है। अब इसका नेम तो नहीं दिया हुआ इन्होंने आगे, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको स्टूडेंट टेबल में लेके चले जाएंगे इस आईडी को। तो ज़रा देखें 23 ये रहा। 23 पे बेसिकली नंबर, नाम क्या उस बंदे का? उवैस नाम है। तो उवैस आया और उस उवैस ने कोर्स आईडी के अंदर 1, जिसकी कोर्स आईडी 1 है, उस कोर्स में इन्वॉल्वमेंट करवा ली। सही है। ज़रा हम ऊपर चलते हैं और कोर्सेज में जाके देखते हैं। ये देखें कोर्स आईडी 1 कौन सा कोर्स है? पाइथन का कोर्स है। तो मतलब उसने कितने दे दिए पैसे? 2500 के करीब उसने पैसे दे दिए इंस्टीट्यूट के अंदर। समझ रहे हैं बात को? तो ये सारा डेटा ब्रेक डाउन करके लिखा हुआ है अलग अलग टेबल के अंदर, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला? सही है भाई। तो अब लेट से 15 कोई एक और बंदा है, ठीक है, जिसकी स्टूडेंट आईडी 15 है, वो कोई और बंदा है। कहाँ पर है? लेट से उसामा आ गया हो, ठीक है। तो उसामा ने क्या किया, कोर्स आईडी 5 में इन्वॉल्वमेंट कराई, ठीक है। और अगर आप ऊपर जाएंगे कोर्स आईडी वाले कॉलम में और टेबल के अंदर टेबलू पावर बीआई का कॉम्पिटिटर सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो टेबलू के अंदर बेसिकली उसने इन्वॉल्वमेंट करवा ली, ठीक है। और बंदे का नाम क्या है उसका? अगर आपने निकालना है उस बंदे का नाम क्या था? 15 तो आप क्या करें, स्टूडेंट में आ जाएं और 15 पे कौन है? उसामा मौजूद है। तो उसामा ने टेबलू के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा ली। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है मेरी? अच्छा, तो ये क्या हो गया हमारे पास? ये स्टूडेंट्स का डेटा आ गया और ये मार्च में डेटा मौजूद है, मार्च का डेटा मौजूद है। अच्छा, आप समझिएगा सिनेरियो कुछ इस तरह का है कि हमारे पास ये जो मार्च और अप्रैल का डेटा है ना, बेसिकली ये शो कर रहा है कि मार्च के महीने में कितनी रजिस्ट्रेशन हुई और अप्रैल के महीने में किन किन स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करी और किन कोर्सेज में करी। समझ रहे हैं बात को? तो 4 टेबल्स होगा हमारे, एक कोर्सेज का जिसमें सिर्फ कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन मौजूद है, एक स्टूडेंट्स का जिसमें स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन मौजूद है, ओवरऑल स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और पार्टनर आ गया। अच्छा, मार्च के अंदर क्या है? सिर्फ मार्च के मंथ की रजिस्ट्रेशन मौजूद है, ठीक है। और अप्रैल में क्या है? अप्रैल के मंथ में जिन जिन स्टूडेंट्स ने इन्वॉल्वमेंट करी है और किन किन कोर्सेज में करी है उसकी डिटेल मौजूद है, ठीक है। यहाँ तक ये ओवरव्यू क्लियर हो गया डेटा का, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने ज़रा इस पर पहले ज्वाइन समझने के, इस पर हम ज्वाइंस किस तरह लगा सकते हैं, ठीक है। ज्वाइंस पर जाने से पहले हम ज़रा इसको देखेंगे कि इसमें कुछ बेसिक फंक्शनलिटीज़ हैं जो हमने देखनी है, ठीक है। कॉन्केट क्या होता है, इग्नोर इंडेक्स क्या होता है, हमने ये सब चीज़ें देखनी है, ठीक है। सही हो यहाँ तक? ये चारों टेबल्स के ओवरव्यू क्लियर है आप लोग? सही है। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं एक फंक्शन होता है कॉन्केट, ये क्या काम करता है। देखें, आप में से किसी ने कभी एक्सेल यूज़ किया है? एक्सेल पर काम किया है? अच्छा, तो एक्सेल के अंदर कॉन्केट नाम का एक फंक्शन होता है बाकायदा। एक पहले कॉन्केटिनेट हुआ करता था, लेकिन जो अब न्यू वर्जन आ रहे हैं ना, उसके अंदर कॉन्केटिनेट को ख़त्म करके कॉन्केट कर दिया उन्होंने, ठीक है। आई थिंक अगर आप एक्सेल 16 की बात करेंगे ना, तो उसमें दोनों फंक्शन हैं, कॉन्केट और कॉन्केटिनेट, दोनों फंक्शनैलिटी दोनों की तकरीबन सेम ही थी, ठीक है। थोड़ा बहुत डिफरेंस था, लेकिन अब कॉन्केटिनेट को ख़त्म करके कॉन्केट कर दिया। तो असल में समझाना ही चाह रहा हूँ कि वहाँ पर जो काम करता है ना फंक्शन, वही यहाँ पे काम करने वाला है। और काम क्या करता है? ये काम करता है जोड़ने का, मर्ज करने का, ठीक है, कंबाइन करने का काम करता है डेटा को। सही है। तो आप लोग मुझे अगर जल्दी से बताएं, एक चीज़ ज़रा देखें, ये मार्च का डेटा मौजूद है, ठीक है।
और अप्रैल का भी हम प्रिंट कर लेते हैं। अप्रैल में भी यही कुछ डेटा मौजूद है हमारे पास। देखें अप्रैल के अंदर भी क्या मौजूद है, स्टूडेंट आईडी देखने को मिल रही है और कोर्स आईडी हमें देखने को मिल रही है। सही है। तो मुझे ज़रा बताएं कि जो मार्च वाला मेरा डेटा है और जो अप्रैल वाला डेटा है, इसमें कॉलम सेम है, दोनों कॉलम्स क्या है, सेम है। स्टूडेंट आईडी उधर भी है मार्च में, यहाँ पर भी स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी मार्च में भी है, अप्रैल में भी कोर्स आईडी मौजूद है। तो क्या ख्याल है, मैं इनको वर्टिकली मर्ज कर दूँ, वर्टिकली कंबाइन कर दूँ, ठीक है, वर्टिकली, ताकि मुझे पता चल जाए यार इन दोनों मंथ्स के अंदर ये सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई है। समझ रहे हैं बात को। तो क्या होगा, लेट्स से कि आपके पास ना मंथ पूरी कंपनी का पूरे साल का डेटा मिला, लेकिन मंथ वाइज स्प्लिट हुआ था कि भाई इस मंथ में इतनी सेल हुई, इतना प्रॉफिट आया, इतनी सेल हुई, सेकंड मंथ में इतना प्रॉफिट आया, एंड सो ऑन। आपके पास ये 12 इस तरह के टेबल्स मौजूद है डिफरेंट। तो आप क्या कर सकते हैं, उनको कॉन्कैट कर सकते हैं, मतलब ऊपर नीचे आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि क्या हो, आप पूरे ही कॉलम पे एक मरतबा वो चलाएँ, सेल चलाएँ और सम निकालें कि पूरे साल में कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है। समझ रहे हैं बात को। तो हम ये वाला काम करने वाले हैं। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, उसके लिए मुझे कॉन्केट लिखना पड़ेगा, कॉन्केट का यूज़ करना पड़ेगा। मैं लिखता हूँ pd डॉट कॉन्केट और फिर मैं यहाँ पे पास करूँगा लिस्ट या टपल बना के मैं बोलूँगा कि कॉन्केट करो किसको, मार्च को और अप्रैल को। अब देखें ज़रा, जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो आपके सामने काफ़ी बड़ा सा टेबल बन के आ चुका है, ठीक है। और अब इसके अंदर क्या मौजूद है, टॉप पर मार्च का डेटा मौजूद है, ठीक है। पहले मैंने मार्च लिखा तो मार्च का डेटा ऊपर आ गया, और अप्रैल मैंने बाद में लिखा तो अप्रैल का डेटा हमें कहाँ देखने को मिलेगा, ये नीचे देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सारा अप्रैल का डेटा आ रहा है, ठीक है। अच्छा, लेकिन आप लोग एक चीज़ और करेंगे कि यहाँ पर मेरे पास कितना नंबर आ रहा है, 24, लेकिन अगली ही रो से क्या नंबर आ रहा है मेरे पास, 0 आ रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है, ये देखें, अगर मैं ऊपर आऊँ, ये अप्रैल का डेटा है, सही है भाई। तो अप्रैल का इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, और कहाँ तक के जा रहा है, 27, मतलब 28 रोज थी ना, तो 27 तक आ गया। सिमिलरली अगर मैं मार्च में जाऊँ तो मार्च में 25 रोज थी टोटल, तो इसका इंडेक्स कहाँ तक आएगा, 24 तक के आएगा, ठीक है भाई यहाँ तक। अच्छा, तो ज़रा देखें, अगर मैं आपको वापसी लेके चलूँ कॉन्केट वाले पर, तो 24 तक पहले डेटा देखने को मिला मुझे, मतलब ये मार्च की टेबल की बात हो रही है। और फिर अगली लाइन से क्या हुआ, उसने जब अप्रैल का डेटा उठाया तो अप्रैल के डेटा के साथ उसने हमें ये 0 करके इंडेक्स दिखा रहा है। समझ रहे हैं बात को यहाँ तक, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, अब लेट से मुझे क्या करना है, इग्नोर करना है, इन इंडिसेस को इग्नोर करना है। मतलब मैं चाह रहा हूँ यार एक कंटिन्यूस डेटा आ जाए, इंडिसेस में क्या आ जाए, ये जो सारे इंडेक्स मौजूद है ना, ये पूरा एक काउंटिंग प्रॉपर तरीके से आ जाए, टूट के नहीं आए। क्लियर हो रही बात। अगर 0 से काउंटिंग चल रही है हमारी, ये इंडेक्स वाला नंबर चल रहा है 0 से, तो फिर ये आगे चलते रहे, दोबारा 0 से स्टार्ट ना हो। क्लियर हो रही है मेरी बात। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, एक तरीका होता है इग्नोर इंडेक्स। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसके लिए वही चीज़ लिखनी पड़ेगी। मैं कॉपी कर लेता हूँ उसको यहाँ से, और मैं यहाँ बताता हूँ इसको, इग्नोर इंडेक्स ट्रू, के इंडेक्स को ट्रू कर दो, इग्नोर कर दो। मतलब अब देखें क्या देखने को मिल रहा है मुझे, 52 देखने को मिल रहा है। और अगर मैं ऊपर जाऊँगा 24 के बाद मुझे 0 देखने को मिल रहा था, लेकिन अब वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया, 25 आ गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक तरीके से जो इंडिसेस तो उनको कंटिन्यूस बना दिया, कि वो कंटिन्यूसली चलते रहो, ब्रेक नहीं हो बीच में। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, अच्छा ये तरीका जो अभी हमने ऊपर अप्लाई किया है ना, बेसिकली पहले हमारे पास पांडास के ओल्डर वर्जन के अंदर अपेंड से भी होता था। हम अपेंड, बिल्कुल ठीक है। अपेंड क्या करता था, बेसिकली हम क्या करते हैं, हम इसको बोलते हैं इस तरीके से, मार्च डॉट अपेंड अप्रैल, के मार्च के वाले टेबल के अंदर किसको अपेंड कर दो, अप्रैल को टेबल को अपेंड कर दो। तो क्या करता, खुद से ही जाके ऊपर मार्च का डेटा, नीचे अप्रैल का डेटा, तो दोनों पूरे एक तरह से कम, हाँ, मर्ज होके कंबाइन होके हमें एक बड़ा सा टेबल देखने को मिलता जिस तरीके से अभी दिख रहा है। लेकिन ये वाला तरीका अब ख़त्म हो गया, डेप्रिकेटेड हो गया, मतलब ये ख़त्म हो गया बिल्कुल, ठीक है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ये मुझे एरर दिखा देगा। हाँ देख रहे, मना कर रहे हैं कि भाई अपेंड नहीं काम करता, सही है। खैर आगे बढ़ते हैं। और अब एक काम करना हमने, मल्टी इंडेक्स देना हमें सबसे पहले, ठीक है। क्या करना है, मल्टी इंडेक्स की हमने बात करनी है। तो लेट से मैं पहले बताता हूँ कि मल्टी इंडेक्स होता क्या है। चलें ये देखें, आप मुझे बताएं
कि ये डेटा सिंस हम इस पे काम करें हमें अच्छे से समझ आ गया कि यार ऊपर किसका डेटा आ रहा है, मार्च का डेटा आ रहा है, ठीक है 24 तक के, और उसके बाद नीचे से किसका डेटा आ रहा है, ये 25 से अप्रैल का डेटा आ रहा है। मैं अगर ये बोलूँ कि मुझे ना एक काम करना है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इनके साथ ना मार्च को भी ले आऊँ, अप्रैल को भी ले आऊँ, मतलब जो मार्च का डेटा है उसके साथ तमाम रोज़ के अंदर मार्च देखने को मिल जाए, और जो अप्रैल का डेटा है उसके अंदर मुझे अप्रैल देखने को मिल जाए। समझ पा रहे हैं बात को या नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो क्या तरीका हो सकता है, ज़रा सोच के बताएं, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, हम किस तरीके से वाला काम कर सकते हैं। मतलब अभी मुझे स्टूडेंट आईडी देखने को मिल रही है, कोर्स आईडी देखने को मिल रही है। अब मेरे पास यहाँ पे एक और कॉलम होता है जिसमें क्या लिखा होता है, मार्च मार्च मार्च, कहाँ तक के 24 तक के मार्च मुझे देखने को मिल रहा होता, और फिर 25 के बाद से अप्रैल देखने को मिल रहा होता एंड तक। तो मुझे ये वाला काम करवाना है। ये काम हम किस तरीके से काम कर सकते हैं? अब इसके डिफरेंट तरीके होते हैं वैसे तो, ठीक है, इसके डिफरेंट तरीके होते हैं। एक तो ये हो सकता था कि आप बोलते हैं मार्च में जाके कि क्या करो, मार्च के अंदर ना एक कॉलम बना दो मंथ के नाम से, मार्च टेबल के अंदर डेटा फ्रेम के अंदर एक मंथ नाम का एक और कॉलम बना दो और उसमें मार्च को असाइन करवा दो, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ मैं इसका डेमो किस तरीके से हो सकता है। ये आपने क्या लिखना होगा, आप लिखेंगे मार्च और आप क्या बोलेंगे, मंथ, सही है, और इक्वल टू क्या बता देंगे, क्या, मार्च। अगर मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, ठीक है, तो ज़रा देखें आउटपुट क्या आएगा। मैं प्रिंट करता हूँ मार्च को और ज़रा देखें कि मेरे पास सब जगह मार्च मिल रहा है देखने को, सही है। सिमिलरली यही काम मैं अप्रैल में भी करवा सकता हूँ। मैं जाऊँगा यहाँ अप्रैल लिख के अंदर क्या करूँगा, मंथ लिखूँगा और बाहर जाके क्या लिख दूँगा, अप्रैल ही लिख दूँगा, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमें डेटा देखने को मिल जाएगा। और फिर मैं जब इनको मर्ज करूँगा तो मार्च का डेटा मार्च के साथ आ रहा होगा और एक अप्रैल का डेटा अप्रैल के साथ देखने को मिल रहा होगा। क्लियर है? एक तरीका ये हो सकता है। एक और तरीका क्या हो सकता है, हम उसी पे जाएंगे ज़रा दूसरे वाले तरीके पे। उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, मुझे ज़रा जल्दी से बताएं, मुझे इस रो को इस कॉलम को ड्रॉप करना है, इस कॉलम को मुझे ड्रॉप करना है या डिलीट करना है, क्या कर सकता हूँ मैं? जी क्या करना पड़ेगा, हम डेल लिखेंगे, ठीक है, और वेरिएबल का नाम क्या देंगे, मार्च, चूँकि मार्च में मैंने वाला काम किया है। और मैं क्या करूँगा, मार्च करके इसको बता दूँगा कौन सा कॉलम, मंथ, सही है। अच्छा मंथ का एम छोटा है, ठीक है। मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करूँ, ठीक है, तो देखते हैं तरह कि हमारे पास क्या होता है। चला गया, एक कोई मसला नहीं आया। वापसी से जाते हैं हम और मार्च को प्रिंट करके देखते हैं, तो देखें वापसी से हमारे पास कॉलम जा चुका है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो रही है बात? अच्छा अब इसके बाद हमने ना, एक तरीका तो ये हो सकता है, एक दूसरा तरीका हो सकता है मल्टी इंडेक्स देना। क्या करना, मल्टी इंडेक्स प्रोवाइड करना। अब उसका तरीक़ेकार क्या होगा, उसके तरीके के लिए हमने क्या करना है, हम दोबारा से वही कमांड लिखेंगे। सबसे पहले तो pd डॉट कॉन्केट, और कॉन्केट के बाद क्या बताएंगे इसको कि भाई मार्च का डेटा लाओ और कहाँ का डेटा लाओ, अप्रैल का डेटा लाओ, ठीक है। ये 2 मंथ्स मैंने बता दी, मार्च और अप्रैल से डेटा ले जाओ, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो देखें आपके सामने वही चीज़ें मौजूद हैं कि आपके पास इंडेक्स इसी तरह से आएगा आपके सामने 0 से लेके एंड तक, ठीक है। और ऊपर वाला कौन सा है, ये मार्च का डेटा आ रहा है। समझ पा रहे हैं इतनी बात? अच्छा अब मैं यहाँ पे काम करने लगा हूँ, तो क्या कर रहा हूँ मैंने बोला कीज़ इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई, मैंने यहाँ पे बोला मार्च और फिर यहाँ मैंने बोला अप्रैल, सही है। मैंने कीज़ में 2 वैल्यूज़ पास कर दी, मार्च और अप्रैल। अब ज़रा देखिएगा आउटपुट किस तरह देखने को मिलता है हमें। चलें ये देखें, अप्रैल मिल रहा है आपको और फिर आगे उसके क्या मिल रहा है आपको, ये इस तरह के इंडिसेस देखने को मिल रहे हैं। सिमिलरली ऊपर जाएंगे हम तो ये मार्च देखने को मिल रहा है और फिर आपको 0 से लेकर उसके 24 तक के इंडिसेस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? अच्छा पापा एक बात गौर करें,
मेरे पास मार्च और ये जो 0 1 2 3 चल रहा है ये हैं क्या, ये इंडेक्स हैं या कॉलम्स हैं? ये दोनों इंडेक्स हैं। समझ पा रहे हैं बात, ये दोनों इंडेक्स हैं। सही है, इसमें कोई मसला? अब लेट्स से कि मैंने क्या करना है, मैंने ना अब डेटा निकालना है। अच्छा ये क्या कहलाता है? सबसे पहले मल्टी इंडेक्स कहलाता है। ये क्या नाम है इसका? मल्टी इंडेक्स डेटा फ्रेम। कि इस डेटा फ्रेम के अंदर एक से ज़्यादा इंडेक्स मौजूद है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा हमें इसको डेटा निकालने के लिए? हम बोलेंगे कि हमें ना क्या करो, 4th स्टूडेंट ला के दे दो मार्च में से। देखें ज़रा क्या मतलब हुआ। मैं आया मार्च में, ठीक है, और मार्च में ज़रा देखें 4th स्टूडेंट कौन सा बनेगा मेरा? नंबर 3 बनेगा एग्जैक्टली। ठीक है, ये फर्स्ट स्टूडेंट, ये सेकंड, थर्ड और ये 4th स्टूडेंट आ गया। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसकी ये वाली डिटेल चाहिए। ठीक है तो क्या करना पड़ेगा मुझे? मैं आपको याद है कि अगर हम इंडेक्स की मदद से कुछ डेटा निकालना चाह रहे हो तो हम क्या यूज़ करते हैं? या तो लॉक या तो आई लॉक का यूज़ करते हैं। लेकिन लॉक कब यूज़ करते हैं? जब लेबल्स का हमें यूज़ करना हो, और आई लॉक जब हमें इंटीजर्स वाले नंबर्स का यूज़ करना हो। ठीक है, आप लोग मुझे सोच के बताएं कि मेरे पास ये मार्च किस तरह का डेटा है? टेक्स्ट। सिमिलरली ये 3 क्या है? ये 3 इंडेक्स तो है, लेकिन इसकी डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग है। ये लेबल इंडेक्स है। ये लेबल इंडेक्स है, ये इंटीजर वाला नहीं है। सही है, तो मेरे पास लेबल वाला ही यूज़ करना पड़ेगा मुझे। समझ रहे हैं? तो लेबल वाले को यूज़ करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? लॉक, आई लॉक, लॉक का यूज़ करना पड़ेगा। सही है, तो ज़रा देखें क्या हो रहा है इसको बार बार अच्छा, तो क्या करना है भाई मुझे? जल्दी से इधर देखें, मुझे 4th स्टूडेंट का डेटा निकालना है मार्च में से। तो मैं क्या करूँगा? लॉक का यूज़ करूँगा। मैं क्या बोलूँगा इसको? अच्छा, हमने एक काम तो किया नहीं, बल्कि वो काम किया है कि हमने ये मल्टी इंडेक्स डेटा फ्रेम बना तो लिया, लेकिन हमने इसको कहीं सेव नहीं किया। सेव कर लेते हैं इसको ताकि फिर हम क्या कर सकें? उस वेरिएबल पर काम कर सकें। तो लेट्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ REG लिख देता हूँ। ठीक है, रजिस्ट्रेशन को मैंने शॉर्टकट में REG लिख दिया। ठीक है, या कोई भी आप नाम दे सकते हैं। एग्जीक्यूट करते हैं दोबारा से, और अब मैं बोलता हूँ कि मुझे क्या करना है भाई। हाँ, यहाँ पर आया मैं लिखूँगा REG रजिस्ट्रेशन डॉट लॉक, और आगे जाके क्या बताऊँगा मैं इसको कि क्या क्या लाओ? मार्च का 4th रो का डेटा लेकर आओ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? यहाँ पे लिखूँगा मार्च। मैंने देखे यही नाम दिया था उसको ऊपर, मार्च वाले उसको टेबल को। कहाँ चला गया? सेव कर दिया तो इस वजह से प्रिंट नहीं हुआ वो। हम दोबारा से इसको प्रिंट कर लेते हैं यहाँ पर, और ये देखें मार्च क्या है? सिर्फ MAR लिखा हुआ है। ठीक है, और मैंने इसीलिए यहाँ पे इसको MAR दिया, और मैं इसको बोलूँगा क्या करो? अगली मरतबा कोमा करके क्या नंबर था? 3 ना, इसको 3 बता दिया। एग्जीक्यूट किया तो ज़रा देखें क्या कर रहा है वो। मार्च में से 3rd इंडेक्स वाले रो को लेकर आ रहा है, और क्या क्या आईडीज़ हैं उसकी? स्टूडेंट ID 23 और कोर्स ID क्या उसकी? 4 है। ज़रा चेक करता हूँ ऊपर जाके। देखें आ गया, मार्च की 3rd वाली मतलब 4th रो है, लेकिन 3rd कौन सी है? इंडेक्स वाइज है। उसमें क्या डेटा आ रहा है? 23 और 4। क्लियर है पॉइंट? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? मल्टी इंडेक्स से डेटा को निकाल सकते हैं। सही। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि हमने इसको ना टपल बना के देना होगा। क्या करते हैं? इसको टपल बना के देते हैं। सही है, या अगर हम इसको लिस्ट बना के दें तो जब भी ये काम कर जाएगा। एक मरतबा इसको भी ट्राई कर लेते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पे लिस्ट। ठीक है, एग्जीक्यूट किया। अच्छा, नहीं कर रहा है, 3 पे कंफ्यूज हो रहा है। अगर मैं 3 को लेबल बना दूं, नहीं, ये टपल पे ही काम करेगा सर। ठीक है,
ये टपल आपने बना के देना है, अदरवाइज वो क्या करेगा, एरर देता रहेगा। सही है भाई यहाँ तक? अच्छा अब जल्दी से बताएं, या आप लोग बताएं, पढ़ें इस क्वेश्चन को। क्या करना है, 11th स्टूडेंट इनरोल्ड इन अप्रैल, हमें बताना है ये इसका डेटा क्या है। 11th स्टूडेंट इनरोल्ड इन अप्रैल, वही मल्टी इंडेक्स का यूज़ करना है, मल्टी इंडेक्स निकालना है जी। ये देखें, अगर मैं लिखता हूँ रजिस्ट्रेशन डॉट लॉग, ठीक है, और पहले क्या पास करूँगा मैं इसको, ब्रैकेट बना के अप्रैल और कॉमा करके, क्या 11th स्टूडेंट है, 11th स्टूडेंट का इंडेक्स क्या बनेगा, हाँ हाँ पीछे जाएंगे ना, देखें 11th इंडेक्स, समझे इस बात को, ऊपर चलते हैं आपसे। ये मेरे पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट स्टूडेंट, ठीक है, तो यहाँ पर आपके 10 तक अब आए, ये 10 तो इंडेक्स है, ठीक है, लेकिन 10th वाले इंडेक्स पे जो स्टूडेंट आ रहा है वो है कौन सा, 11th स्टूडेंट है वो, समझ रहे बात को। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, 10 कहाँ गया, 10 यहाँ पे हम इसको प्रोवाइड कर देंगे, सही है। तो इस तरीके से क्या किया इसने, अप्रैल का डेटा लेकर आ गया, 14 और 6 आ रहा है, एक मरतबा मैच कर लेते हैं हम इसको, 14 और 6 आ गया, ठीक है। अच्छा आप बोलेंगे इसको बताने की वजह क्या, अभी हम देखते हैं आगे जाके, अभी आप हमें क्यूरी रन करेंगे तो आपको क्यूरी से आइडिया हो जाएगा कि हमने ये क्यों पढ़ा है, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला तो बताएं। चलें एक और चीज़ कि मुझे अब डेटा फ्रेम को आपने याद होगा हमने किस तरह कंबाइन किया, वर्टिकली कंबाइन किया। अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली कंबाइन करें, ऑल्दो के सेंस नहीं बनाएगा, लेकिन हम कंबाइन कर सकते हैं फिर भी, ठीक है। तो क्या करना होगा मुझे, अब देखें मैं यहाँ पे लिखूँगा pd.concat और ब्रैकेट बना के यहाँ लिस्ट पास कर दूँगा इसको, मार्च अप्रैल, ठीक है, और एक्सिस भी बताऊँगा मैं इसको कि किस तरह इनको कंबाइन करो, 1 लिख दिया मैंने। आउटपुट देखें ज़रा, आ गया हॉरिजॉन्टली स्टूडेंट आईडी कोर्स आईडी, फिर दोबारा स्टूडेंट आईडी कोर्स आईडी, सही है। अब आप लोग ज़रा पीछे चले वापसी, थोड़ा माइंड में लेकर आए, मार्च वाले टेबल के अंदर कितनी रोज थी टोटल, 24, हाँ 24 इंडेक्स वाइज थी, और लेंथ वाइज कितनी बन रही थी, 25, ऐसे ही जी, फ्लोट हो गया। हाँ देखें फ्लोट, असल में फ्लोट ये बना देगा, क्योंकि हमने बात की थी जो मेमोरी मैनेजमेंट है ना, ये नंपाई खुद कर रहा होता है, ठीक है। तो अगर हमें इसको अलग से इंटीजर रखना तो हम इसको बता सकते हैं, वरना छोड़ दे मसला नहीं है, वो काम बिल्कुल उसी तरीके से काम करने वाला है, जिस तरह हम इससे एक्सपेक्ट करें ना, बिल्कुल काम उसी तरीके से करेगा, कोई मसला नहीं आएगा उसमें, ठीक है। तो मेमोरी मैनेजमेंट, बल्कि शायद मैंने आप के साथ डिस्कस किया था, किससे किया था कि अगर आपका एक बहुत कॉलम है, लेट से सैलरी का कॉलम है, उसमें बड़ी बड़ी वैल्यूज हमें देखने को मिल रही है, अगर आप उसको रन करेंगे ना तो हो सकता है ये नंपाई क्या करे, उसको इंटीजर 32 में सेव कर दे, ठीक है। लेकिन लेट से एज है, एज कितनी होगी मैक्सिमम 100 होगी, ठीक है, 100 पर भी बहुत रेयरली जाएगी, लेकिन चलो 150 होगी फॉर एग्जांपल, ठीक है। और नॉर्मली क्या होंगी, एज कम ही होगी, 20, 30, 40, 60, मतलब 20 से लेके, या समझ लें कि 1 से लेके 80 के ब्रैकेट में ज़्यादा तक हमारी रेंज होंगी, एज होंगी। तो छोटे छोटे नंबर्स हैं, लेकिन इनको क्या बोल रहा होगा, वो इंटीजर 64 में सेव कर रहा होगा, ठीक है। मतलब वो ज़्यादा स्पेस एलोकेट कर रहा है छोटे छोटे नंबर्स के लिए, और बड़े बड़े नंबर्स के लिए वो कम स्पेस एलोकेट कर रहा है। तो ये जो मतलब चीज़ें ना वो खुद ब खुद हैंडल कर रहा होता है नंपाई, तो हमें इस मसला मतलब परेशान होने की बात नहीं, चूँकि हमारा काम में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा तो बात क्या कर रहे थे हम कि हमने क्या किया, इनको हॉरिजॉन्टली कंबाइन कर दिया इस तरीके से, ठीक है। ऑल्दो के सेंस नहीं बनाना, लेकिन हमने एक तरीका देख लिया कि भाई ये हॉरिजॉन्टली भी हो सकता है। अब इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है हॉरिजॉन्टली की, कि भाई लेट से आप लोग हैं, आपकी डिटेल्स मौजूद है सलानी के पास, आपका नाम, आपकी एज, आपकी क्वालिफिकेशन और फ़ी का स्टेटस, कोर्स का नाम, घर का एड्रेस वगैरह वगैरह, ये डिटेल मौजूद है, ठीक है। और लेट से सलानी ने क्या किया, आपके वालिद की भी डिटेल रखी हुई है, कि मतलब एहतियातन पता हो कि भाई आपके वालिद का नाम क्या, उनका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, और उनका ऑफिस क्या है, काम क्या करते हैं, वो डिटेल उन्होंने रखी हुई है। तो दोनों क्या है, अलग अलग टेबल में मौजूद है, फादर की डिटेल एक अलग टेबल में, स्टूडेंट की डिटेल एक अलग टेबल में। तो आपने क्या करना है, उनको मर्ज करना है हॉरिजॉन्टली, तो आप ये वहाँ पर उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं और ज़रा देखते हैं हमारे पास, हाँ बल्कि मैं ये पॉइंट बताते हैं जो दिमाग से निकल गया। आप देखने यहाँ पे आपको नल देखने को मिल रहा है, नैन या नल देखने को मिल रहा है। अब इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि मार्च में 25 रिकॉर्ड्स थे टोटल, लेकिन अप्रैल में कितने थे, 28, 3 रिकॉर्ड ज़्यादा हैं, ठीक है।
तो जब हमने इसको हॉरिजॉन्टली कंबाइन किया तो इससे क्या देखने को मिल रहा है हमें कि हमारे पास अप्रैल में तो डेटा आ रहा है, ठीक है, लेकिन मार्च में इन 3 रोज़ पर या इन 3 जगहों पर मार्च के अंदर डेटा मौजूद नहीं है, मतलब 25 है और यहाँ पे 28 है। तो जब हमने इसको हॉरिजॉन्टली मर्ज किया तो क्या होगा, आपका टेबल सिमेट्रिक रहता है, मतलब उसकी लेंथ और जो हाइट है वो सेम रहेगी हमेशा। तो इसलिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, नल नल दिखा रहा है। क्लियर हो रही है बात? अच्छा चलें, अब हम पहुँच चुके हैं ज्वाइंस पर। अब हमने ज्वाइंस पढ़ने कि ज्वाइंस क्या होते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, फिर हम इस पर आते हैं ज़रा कोडिंग वाले पार्ट पे। चलें, थोड़ा सा आपको सेट्स की यहाँ पर रिवीजन करवाना है। सेट्स पढ़े हमने, सेट्स पढ़े थे, सेट्स पाइथन में पढ़े थे हमने, सेट्स, वेन डायग्राम। चलें अच्छे देखें, अभी आपको क्लियर हो जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। लेट से, अच्छा ये मैट्रिक में भी टॉपिक होता है हमारा सेट्स का, ठीक है। तो लेट से मैंने ए लिखा और ए में मेरे पास नंबर मौजूद हैं 1 2 3 4। एक बी सेट है, बिल्कुल। और लेट से एक नंबर, एक दूसरा मेरे पास वो है सेट, इसमें नंबर्स हैं 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा भाई अब समझा ज़रा कि आपको मालूम है इसका भी एक सर्कल बनता है, इस सेट का भी एक सर्कल बनता है, इसका भी एक सर्कल बनता है। अब सवाल ये है कि इनके सर्कल किस तरह बनेंगे। ये दोनों जो सेम होती है वो सर्कल के बीच में आ जाती है, वैल्यू जो नहीं होती है बाहर। बिल्कुल बिल्कुल। एक आपका ये सर्कल सिनेरियो हो सकता है, इनको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट या डिसजॉइंट सर्कल्स। और एक सर्कल ये हो सकता है आपका, तो बिल्कुल किस तरीके से बनेगा, ओवरलैप वाला, ऊपर वाला बनेगा, डिसजॉइंट वाला ओवरलैप वाला बनेगा, ठीक है। अब समझे बात क्यों, कि देखें आप लोग सेट्स को ज़रा देखें, ए में क्या मौजूद है 1 2 3 4 और बी में भी क्या मौजूद है 3 4 5 6। तो 3 4 ऐसे नंबर है जो दोनों जगह आ रहे हैं, तो दोनों के अंदर जो कॉमन चीज़ होती है ना उसको हम कहाँ लिखते हैं, इधर सेंटर पे लिखते हैं। तो 3 और 4 आपका आ जाएगा, थोड़ा जूम इन करता हूँ इसको, 3 4 आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और सेट ए में क्या क्या नंबर से 1 2 3 4। अब उस 1 2 3 4 में से 3 4 तो यहाँ पर आई है, तो कौन बच गया 1 2। तो 1 2 क्या आ जाएगा आपका इस जगह पर आ जाएगा रिमेनिंग वाली पार्ट में, वहाँ पर 4 5 6 बिल्कुल ये समझ रहे हैं आप लोग। और 3 4 5 6 इसमें था, बी में था, तो 3 4 देखिए यहाँ पे भी कॉमन है, 3 4 दोनों के अंदर कॉमन था, ये देखें 3 4 इन दोनों में कॉमन था, सही है। तो इसीलिए हमने क्या किया, इसको सेंटर में लिख दिया। अब क्या बच गया हमारे पास 5 और 6 बच गया। हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 5 और 6। पहले बताएं चीज़ क्लियर हो रही है कि हमने क्या किया, सेट्स की मदद से अपने सर्कल्स को ड्रॉ कर दिया। यहाँ तक कोई मसला? अच्छा देखें, अब समझिएगा बात को कि अगर हम बात करें इनर ज्वाइन की, तो बेसिकली जो आपका ये वाला एरिया होता है ना, ये एरिया क्या शो करता है, इनर ज्वाइन को शो करता है। सही है। अच्छा अब इनर ज्वाइन का मतलब क्या बना फिर, इनर ज्वाइन का क्या मतलब बना, इनर ज्वाइन का ये मतलब नहीं बन रहा क्या कि भाई दोनों टेबल में से वो वाला डेटा लाओ जो दोनों में सेम है, दोनों टेबल्स में से या दोनों सेट्स में से वो डेटा लाओ जो दोनों के पास मौजूद है, दोनों टेबल में मौजूद है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो ये इसकी किसका सेंस बन रहा है, इनर ज्वाइन का बन रहा है, ठीक है। तो इनर ज्वाइन आपने कब लगाना है, जब आपसे बोला जाए कि भाई एक डेटा ये है, एक टेबल और एक टेबल ये है, तो इस पर क्या करो, इनर ज्वाइन लगाओ।
तो आप क्या समझेंगे, अच्छा मुझे मतलब वो वाले रिपोर्ट्स लाने जो दोनों डेटा में मौजूद है। क्लियर हो रही है बात? अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, मैं एक्सेल ओपन करता हूँ यहाँ पे। अब एक्सेल एक तो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा होता है, ये भी एक बड़ा मसला है। फिर लिया पता नहीं क्या चक्कर चल रहा है। पीसी से केबल चेक करता हूँ। या तो ये शायद निकालने लगाने के चक्कर में लूज हो गई है। तो अभी नहीं चल रहा जी। हाँ बोल देते हैं। वो अपडेट में बोल देता हूँ। चले वो आ रहे जब तक आपके पास स्क्रीन तो शेयर हो रही है ना आप लोगों की? स्क्रीन भी शेयर नहीं हो रही। अली आपकी भी नहीं हो रही? अच्छा कर रहे ये HDMI ना लूज हो गई है। पता नहीं, खैर आप यहाँ देखें, ये इसको मैं सीधा करना चाह रहा था लेकिन आप समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। लेट से कि मेरे पास एक टेबल है और उस टेबल में स्टूडेंट का डेटा मौजूद है। लेट से किसी स्कूल का स्टूडेंट है। अब स्कूल वाले क्या करेंगे, उस स्टूडेंट का क्या क्या डेटा रखेंगे अपने पास? सबसे पहले तो उसका नेम होगा, ठीक है। क्या हो गया? कीबोर्ड नहीं चल रहा, कीबोर्ड नहीं चल रहा।
अच्छा नहीं, कीबोर्ड चल रहा है, एक्सेल एक्सपायर हुआ हुआ। तो सर वो डाउन होगा, पावर शेल डाउन तो एक्टिवेट हो जाएगा। पावर शेल कोड बता रहा हूँ, पावर शेल इसको बोलो। पावर शेल ये आ रहा है ना पावर शेल, इस पे लिखे IRM IRL अभी हो गया सही, अभी हो गया सही। M स्पेस स्पेस H H डबल D D ES, ES। उसके बाद L के बराबर में जो नहीं दो डॉट है, ये शिफ्ट दबा के प्रेस करें। हाँ ठीक है, इसके बाद शिफ्ट के बराबर में जो सिंबल है दो दफा, ठीक है। गेट डॉट डॉट एक्टिवेटेड डॉट प्रिंट WIN फिर स्पेस, अब शिफ्ट दबा के इंटर के ऊपर का जो ये स्लैश किया, ये स्पेस IEX ये यस, पासवर्ड लगा और मैं यहाँ से एक्टिवेट हो जाता है, परमानेंट हो जाता है हमेशा, तो कभी नहीं मांगेगा आपसे। ऑफिस पासवर्ड लगा हुआ है इसका, ये माइक्रोसॉफ्ट से एक्टिवेट होता है, किससे होता है? ये ऑटोमेटिक हो जाता है, कमांड है ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती है, विंडोज भी हो जाती है, ऑफिस भी हो जाता है। चलें, खैर देखते हैं, बात करते हैं। मैं गूगल शीट खोल लेता हूँ, फिर मैं यही करता हूँ समझाने के लिए। चलें, यहाँ देखें, मैं क्या बोल रहा था कि लेट से एक स्कूल का डेटा है, स्कूल में स्टूडेंट का डेटा है। अब वो क्या क्या रखेंगे, स्टूडेंट की कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होगी, उसका नेम, उसकी आईडी भी होगी एक तो, ये होगा बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। यहाँ पे उसकी आईडी आ जाएगी, उसकी नेम आ जाएगा, एज आ जाएगी, फ़ी आ जाएगी, क्लास आ जाएगी, और क्या हो सकता है, अगर क्लास ज़्यादा बड़ी तो सेक्शन बना दिए जाते हैं, सेक्शन आ जाएगा, ठीक है। और इस तरह की फर्दर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी, सही है। सेक्शन, ठीक है, एंड सो ऑन। अब जरा समझें जल्दी से, ये तो सिर्फ किसकी डिटेल है, स्टूडेंट की डिटेल है। अब लेट से स्कूल इस ज़माने के अंदर सिर्फ स्टूडेंट की डिटेल नहीं रखते, वो फादर मदर इन सब का भी डेटा रखते हैं, ठीक है। अब लेट से ये जो स्टूडेंट है, लेट से एक स्टूडेंट है हामिद नाम है, ठीक है, आईडी इसकी लेट से 23 है और हामिद इस स्टूडेंट का नाम है, ठीक है। एज वगैरह लेट से उसकी 12 है, फ़ी उसकी फॉर एग्जांपल 20,000, क्लास उसकी 1 है, सेक्शन लेट से ए, मतलब ऐसी रैंडम। अब ये रैंडम डेटा डाल दिया। अब इसके बाद फादर की इन्फॉर्मेशन भी दोनों रखनी है, तो क्या ख्याल है, फादर की इन्फॉर्मेशन को वो यहाँ पे लिखें, लाइक फादर नेम के बाद फादर का ऑक्यूपेशन, ठीक है, फिर फादर की एज, और कुछ स्कूल से सैलरी भी अपने पास रखते हैं, मतलब सैलरी का रिकॉर्ड भी रखते हैं कि फ़ादर कितने कमा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल से रखते हैं लाजमी रिकॉर्ड, कि भाई ऐसा तो नहीं कि वो जाके हमें लटका दें बीच में, फीस देने में मसला कर दें, ठीक है। तो एक उनका एक पैरामीटर होता है कि आप इतनी सैलरी अर्न कर रहे हों या उससे ज़्यादा, तो फिर आपको अच्छा हमारे स्कूल में पढ़ सकता है। जो टॉप क्लास के स्कूल्स होते हैं इस तरह रखते हैं, तो सैलरी, फिर लेट से क्या तो होता है कि डेजिग्नेशन क्या है फादर की, और कंपनी का नेम हो गया, कंपनी कौन सी, मतलब ये सारी डिटेल रखते हैं वो, ठीक है। अब इसके अलावा मदर की भी इंफॉर्मेशन रखेंगे वो, तो मदर का नेम आएगा, ठीक है, उनकी फिर एज आ जाएगी, और मतलब वो किस तरह की मदर हैं, हाउस वाइफ है, जॉब करने वाली है, इसको क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं ना इसको कि हाउस वाइफ या जी ऑक्यूपेशन ही में इसको बोलेंगे, हाँ, कि वो मतलब हाउस वाइफ है या जॉब करने वाली, तो ऑक्यूपेशन फिर उनका होगा, फर्दर उनकी डिटेल्स मौजूद होगी, अगर वो जॉब करती हैं तो कहाँ करती हैं, उनका एड्रेस क्या है, ठीक है। इस तरह की कुछ बेसिक सी उनके बारे में डिटेल्स होंगी। अब मुझे बताएं, ये तो हमने बहुत थोड़ी सी लिखी है, स्कूल बहुत डिटेल में इन्फॉर्मेशन लेता है। अब अगर हम सारा ही डेटा एक ही टेबल में उठा के डाल देंगे, एक ही टेबल में उठा के लिखना शुरू कर देंगे, तो खिचड़ी नहीं पक जाएगी, बहुत ज़्यादा मैसी नहीं हो जाएगा डेटा पूरा। तो क्या जाता है एसक्यूएल के हिसाब से, क्या होता है कभी आप एसक्यूएल पढ़ें ना तो आपको आइडिया होगा, एसक्यूएल के अंदर हर चीज़ के डिफरेंट टेबल्स बनाए जाते हैं,
क्या होगा, सिर्फ हमारे इस टेबल के अंदर स्टूडेंट का डेटा आएगा बस, ठीक है। फादर के लिए एक अलग टेबल हमें देखने को मिलेगा। मैंने एक और शीट बनाई, यहाँ पे फादर की इन्फॉर्मेशन लिख दी, ठीक है। और फिर मदर क्या होगा, मदर के लिए एक अलग टेबल होगा हमारे पास और उसमें मदर की डिटेल्स होंगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये स्टूडेंट का डेटा हो गया, ठीक है। और ये डेटा किसका हो गया भाई, ये डेटा हो गया फादर का, और ये किसका हो गया, मदर का, सही है। और अगर लेट से सिबलिंग्स आ रहे हैं तो उनका भी डेटा भी यहाँ पे मौजूद आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब बात समझते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि लेट से भाई एक फ़ादर है और फादर का नाम है लेट से हमज़ा, ठीक है। हमज़ा फादर का नाम है और लेट से वो क्वालिटी एश्योरेंस के बंदे हैं, एज उनकी लेट से 46 से एंड सो ऑन। यहाँ पे फर्दर डिटेल्स हमने कुछ लिख दी, किस तरीके से डेजिग्नेशन उनकी लेट से सुपरवाइज़र है या जो भी है, ठीक है। कंपनी ABC, ठीक है, मतलब ये डिटेल आ गई। अब समझिएगा बात को, मैं किस तरह से ये पहचानूंगा कि भाई ये जो फादर हैं वो हामिद के ही फादर हैं। क्या ये पहली रो में लिखे हुए हैं हामिद और फादर को भी पहली रो में लिखा है, क्या इस तरह मैं उसको आइडेंटिफाई करूँगा? नहीं, ये तरीका सही नहीं होगा। अगर आप इस तरह सीक्वेंस वाइज को इसको कंसिडर करेंगे ना भाई, पहले जो स्टूडेंट है उसका फादर नेम सबसे ऊपर मिलेगा, नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं होता, ठीक है। और लेट से अगर आपने शायद यूज़ किया अगर एक्सेल को, तो हम सॉर्टिंग करते हैं एक्सेल के अंदर ना, सॉर्टिंग करते हैं, क्या होता है वो रोज ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, फिर किस तरह मैच करेंगे, फिर तो गलत फादर की इन्फॉर्मेशन आके लग जाएगी उसके साथ। समझ पा रहे हैं बात को? एक लाइन में देखें, ये जो है ना एक लाइन वाला काम चलता नहीं है असल में, वो इसलिए क्योंकि अगर आप डेटाबेस के साथ काम करेंगे ना, डेटाबेस या इवन एक्सेल वाला भी काम करेंगे ना, तो कभी भी सीक्वेंस इस तरह नहीं चलती कि पहली रो में स्टूडेंट है तो उसके फादर की डिटेल भी पहली रो में लिखी जाएगी और मदर की डिटेल भी पहली रो में लिखी जाएगी। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि उसकी मदर की डिटेल सबसे एंड में लिखी हुई हो टेबल के, अब क्या करें? तो यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट आता है, वो कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्राइमरी की और फॉरेन की का। किसका कॉन्सेप्ट है वो, प्राइमरी की और फॉरेन की, ये समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो लेट से कि आईडी यहाँ पे क्या आ रही है, चले मैं इसको SID बोल देता हूँ, SID मतलब स्टूडेंट आईडी में बोल देता हूँ। इसकी कितनी आईडी आ रही है, 23 आ रही है। तो क्या ख्याल है, मैं अगर इस आईडी को यहाँ से कॉपी करूँ और आके मैं यहाँ पे लिख दूँ SID और मैंने आके लिख दिया 23 लेट से, तो क्या ख्याल है, आप थोड़ा सा समझ आ रहा है बात कि हाँ भाई ये जो है फादर का जो टेबल है इसमें स्टूडेंट आईडी क्या डली हुई है, 23 डली हुई है, ठीक है। मतलब अगर हम अपने स्टूडेंट के टेबल में कहीं घूम रहे हैं, अगर हमें वहाँ पे 23 आईडी देखने को मिल जाए, तो फादर के टेबल में हम क्या करेंगे, आके देखेंगे कि कौन सी आईडी 23 के बराबर है, जो हमारे पास बराबर होगी मतलब ये वाली डिटेल किसकी है, अब उस वाले स्टूडेंट के फादर की है। समझ रहे हैं बात को? तो हम किससे मैच करेंगे, आईडी से मैच कर रहे होते हैं, किससे, आईडी से। अब ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे कोई डिफरेंट नाम दिया हुआ हो, ठीक है। लेट से यहाँ पे SID मतलब हो रहा है सन आईडी, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है कि सन आईडी करके उन्होंने लिखा हुआ है लेकिन नंबर उसको वही दिया हुआ है जो वहाँ पे लिखा हुआ है, तो क्या हो रहा है, आप लिंक कर पा रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे बहुत सारी मदर्स की डिटेल्स हैं, ठीक है, मदर्स की बहुत सारी डिटेल्स मौजूद है। अगर आपको पकड़ना है कि कौन से स्टूडेंट की मदर कौन सी है, तो आप क्या करेंगे, अगेन यहाँ पर आके उसी कॉलम के नाम दे देंगे। लेट से आपने SID लिखा या सन आईडी लिखने, जो भी आपने लिखना, फिर आपको यहाँ पे 23 देखने को मिल गया, तो अब क्या बोलेंगे, अच्छा भाई ये जो मदर का डिटेल्स है ना, ये बेसिकली किसकी हैं, उस हामिद वाले, हामिद है हम्माद है जो भी है स्टूडेंट, उसकी मदर की डिटेल्स हैं। समझ रहे हैं बात को? तो आईडी से भी आप क्या करते हैं, हम लिंक करते हैं। क्लियर हो रही है यहाँ पर बात? अच्छा, वापसी चलते हैं हम उस पर पॉइंट पर अपने, और क्या बात कर रहे थे हम, हाँ, इनर ज्वाइन। तो हमने क्या करना होगा, अगर हमने इनर ज्वाइन की बात की ना, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि भाई हम वो वाले रिकॉर्ड देखना चाह रहे हैं जो हमारे दोनों टेबल्स के अंदर मौजूद हैं, ठीक है, उनको लेकर आओ, सही है। और जो लेफ्ट वाला पार्ट है या राइट वाला पार्ट है उसको इग्नोर कर दो। क्लियर हो रही है यहाँ तक थोड़ी सी बात? चलें हम यहाँ आते हैं वापसी और ज़रा इसको रन करके देखते हैं। मैं अब पता है क्या करने जा रहा हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई ज़रा एक क्यूरी को रन करते हैं और इस क्यूरी के अंदर हम मर्ज करेंगे दो टेबल्स को, स्टूडेंट के टेबल को और मार्च वाले टेबल को। अब समझिएगा, स्टूडेंट के टेबल में सारे स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन मौजूद है, भले ही वो मार्च में आया या अप्रैल में आया या इन दोनों मंथ्स के अलावा किसी और मंथ में आया। समझ रहे हैं? उस स्टूडेंट टेबल के अंदर इन तमाम स्टूडेंट्स की डिटेल मौजूद है। या इवन अगर वो विजिट करने भी आया ना और कोर्स उसको नहीं मिला, तो जब भी उसने क्या किया, स्टूडेंट की डिटेल को उठा के उस टेबल में डाल दिया, ठीक है। अच्छा, मैं मार्च के टेबल में गया
और मार्च के टेबल में आप ज़रा देखें कि डेटा क्या मौजूद है। मार्च के टेबल में क्या क्या था, स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी है। देखें स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं ये आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूँ कि मार्च के महीने में मेरे पास किन किन स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करी, उनके नाम निकालना चाह रहा हूँ। क्या निकालना चाह रहा हूँ, नेम्स उनके निकालना चाह रहा हूँ। देखिए मैं आपको पहले आउटपुट दिखाता हूँ, फिर आपको क्लियर होगा। मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखता हूँ, मैंने लिखा स्टूडेंट्स के, स्टूडेंट्स के टेबल को मर्ज करो। स्टूडेंट्स डॉट मर्ज, किसके साथ मर्ज करो, मार्च के साथ मर्ज करना है ना हमने, ठीक है। अच्छा एक और चीज़, आगे बढ़ने से पहले इस चीज़ को भी क्लियर कर लें। देखें आप जिन भी दो टेबल्स को मर्ज कर रहे हैं ना, भले इनर कर रहे हैं, लेफ़्ट कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, आउटर कर रहे हैं, अभी हम इनको पढ़ेंगे फर्दर आगे जाके। तो आपको एक माइंड में पता होना चाहिए, आपके माइंड में एक चीज़ होनी चाहिए कि भाई मेरे दोनों टेबल्स के अंदर एक कॉलम लाजमी ऐसा होना चाहिए जिसमें आईडी का जिक्र हो। समझ रहे हैं बात को। और वो कॉलम क्या होना चाहिए, सेम कॉलम होना चाहिए। देखें स्टूडेंट्स के अंदर आपके पास क्या नाम है कॉलम का, बल्कि सॉरी ये तो मार्च का डेटा है। स्टूडेंट्स के मैं नीचे लिख देता हूँ, ये देखें ये मेरे पास मार्च का डेटा मौजूद है और मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट्स। डॉट हेड, स्टूडेंट्स के अंदर स्टूडेंट आईडी का टेबल मौजूद, कॉलम मौजूद है, नेम है और पार्टनर है। तो मेरे पास जो स्टूडेंट आईडी है क्या वो मेरे पास दोनों टेबल से मौजूद है। मार्च में भी वही कॉलम मौजूद है, स्टूडेंट्स में भी वही टेबल मौजूद है, वही कॉलम मौजूद है, सॉरी। क्लियर हो रही है। और दोनों क्या सेम चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं। मतलब अगर मैं स्टूडेंट आईडी यहाँ से उठाता हूँ 1 को, ठीक है, तो मतलब वो ये शो कर रहा है कि भाई पहला स्टूडेंट जो स्कूल में आया, जो इंस्टीट्यूट में आया। तो यहाँ पर भी क्या होगा, अगर स्टूडेंट आईडी मुझे यहाँ पे 1 देखने को मिल जाए तो मतलब क्या बात हो रही है कि वो अब्दुल्ला की बात की जा रही है। मतलब दोनों चीज़ें एक सेम चीज़ को पॉइंट आउट कर रही हैं, रेफरेंस कर रही हैं। समझ रहे हैं बात को। तो मैं क्या करूँगा, जब भी किसी टेबल्स को, जब भी किन टेबल्स को मर्ज कर रहे हैं हम, ये आपके माइंड में पता होना चाहिए कि यार मैं इनको मर्ज कर भी सकता हूँ या नहीं कर सकता। किस तरह डिसाइड करेंगे, आपने दोनों टेबल्स के अंदर देखना है यार कि कोई ऐसा कॉलम जो दोनों टेबल्स के अंदर मौजूद हो तो आप मर्ज कर देंगे, ठीक है। अच्छा एक सिनेरियो ये भी होता है कि आपके पास ना यहाँ पर लेट से लिखा हुआ है SID, इस कॉलम पे क्या लिखा हुआ है SID, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट आईडी। सही है, समझ रहे हैं बात को। तो लेकिन आपको पता है कि यार यहाँ पर जो SID लिखा है ना वो किसको शो कर रहा है, वो शो फिर भी स्टूडेंट को ही कर रहा है। सही है। तो जब भी हम क्या करेंगे, वहाँ से स्टूडेंट आईडी का कॉलम उठाएंगे और यहाँ से SID का कॉलम उठा के दोनों को मर्ज करवा देंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोनों कॉलम्स भले नाम डिफरेंट है लेकिन पॉइंट एक ही चीज़ को कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स हमारे, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमने बोला कि मर्ज करो मार्च के साथ स्टूडेंट को। और किस तरह मर्ज करो, ऑन में बताएंगे हम कि स्टूडेंट आईडी पर मर्ज करो, मतलब स्टूडेंट आईडी को देखते हुए मर्ज करो। और फिर मैंने क्या बोला, कॉमा करके हाउ बताना होता है। हम हाउ में बोलेंगे इनर। किस तरह का ज्वाइन करो भाई, इनर ज्वाइन करके डेटा लेकर आओ। अब ज़रा देखें, एग्जीक्यूट किया तो मुझे यहाँ पर काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स देखने को मिल रहे हैं, 24 रिकॉर्ड्स देखने को मिल रहे हैं मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या डेटा मिल रहा है, यहाँ पर बेसिकली उन स्टूडेंट्स का डेटा देखने को मिल रहा है जिन्होंने हमारे पास कोर्सेज में मार्च के मंथ में इनरोलमेंट करवाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेफ़्ट ज्वाइन। अब लेफ़्ट ज्वाइन क्या होता है, देखें लेफ़्ट ज्वाइन के अंदर हमारे पास ये लेफ़्ट वाले पार्ट की बात हो रही होती है, सही है। लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ ज़रा ये देखें, सही है। अब ये देखिए लेफ़्ट ज्वाइन आ गया। लेफ़्ट ज्वाइन के अंदर क्या होगा कि भाई आपके पास ये लेफ़्ट वाला टेबल मौजूद होगा और ये कॉमन वाला पार्ट मौजूद होगा, सही है। तो अब क्या करना पड़ेगा हमें इसके लिए, इस चीज़ को निकालने के लिए सिंपल हम लिखेंगे क्या, स्टूडेंट्स डॉट मर्ज, किसके साथ मर्ज करो, मार्च के साथ। किस पर मर्ज करो, ऑन करके बताएंगे क्या था, स्टूडेंट आईडी। और हाउ में बताएंगे कि किस तरह का मर्ज करो, इसको लेंगे लेफ़्ट मर्ज करो, ठीक है।
एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, बिफोर एग्जीक्यूटिंग द कोड आप लोग थोड़ा जल्दी से बात बताएं। लेट से आपके पास ये कॉलम है, ये टेबल है, ये सर्कल है किसका, स्टूडेंट्स का, और ये सर्कल है मार्च की रजिस्ट्रेशन का। अब हम क्या बोल रहे हैं कि लेफ़्ट ज्वाइन लगाओ, क्या करो, लेफ़्ट ज्वाइन लगाओ। तो क्या ख्याल है, क्या मुझे इतना डेटा मिलने वाला है सारा, मतलब यहाँ से लेकर बिल्कुल ये इंक्लूडेड यहाँ तक का डेटा मिलने वाला है, सही है। इसका क्या मतलब बन रहा है, क्या इसका मतलब बन रहा है, हम उसको बोल रहे हैं पाइथन को, पांडास को बोल रहे हैं कि भाई तुम क्या करो, मेरे जो दोनों टेबल्स के अंदर कॉमन चीज़ें ना उनको लेकर आओ सबसे पहले, ठीक है। तो ये पार्ट ले आएगा, हाँ। और फिर क्या बोल रहे हैं कि अगर कुछ कॉमन ना भी मिले ना, तो जब भी क्या करो, लेफ़्ट वाली डिटेल्स उठा लो। तो लेफ़्ट पे कौन सा टेबल मौजूद है मेरे पास, स्टूडेंट्स का डेटा मौजूद है। अब समझिएगा बात को, इसको इस सिनेरियो में समझे। मैंने क्या कहा था, स्टूडेंट्स के टेबल के अंदर हमारे तमाम स्टूडेंट्स का डेटा मौजूद है, भले ही उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई हो मार्च में या अप्रैल में, या ऐसा भी हो सकता है कि वो आए हों, इन्रोलमेंट अपनी डिटेल्स दे दी हो, लेकिन उन्होंने किसी कोर्स में रजिस्ट्रेशन ना करवाई हो। तो हम इसको क्या बोल रहे हैं एक तरीके से, हम ये बोल रहे हैं भाई पांडा से काम करो कि स्टूडेंट की डिटेल ला के दो। किन स्टूडेंट्स की, दो तरह के स्टूडेंट्स मौजूद हैं कि अगर उन्होंने मार्च में रजिस्ट्रेशन कराई तो भी उनका डेटा ले आओ, और अगर उन्होंने मार्च में रजिस्ट्रेशन नहीं कराई तो भी उन स्टूडेंट्स को लेकर आ जाओ, सही है। तो एक तरीके से क्या बोल रहे हैं हम कि तुम तमाम स्टूडेंट्स को लेकर आ जाओ, सही है। चलें एक मतलब एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं कि आउटपुट क्या देखने को मिलता है। अब देखें ज़रा यहाँ पे हमारे पास ये डेटा आ तो रहा है, और हाँ ये डेटा आ तो रहा है मेरे पास, लेकिन समझे बात को, नल देखने को मिल रहा है, मुझे नल देखने को मिल रहा है, कोर्स आईडी नल, कोर्स आईडी नल। क्यों हो रहा है ऐसा, समझे बात को। हमने क्या बोला था कि भले तुम्हें मतलब सेंटर वाला पार्ट मिले, कॉमन वाला पार्ट मिले या ना मिले, मुझे तमाम स्टूडेंट्स का डेटा ला कर दे दो। तो अब क्या किया, वो गया, उसको अब्दुल्ला पता चला, फिर अब्दुल्ला ने क्या किया, इस कोर्स में इन्रोलमेंट करी है, अच्छा सही है। फिर से अब्दुल्ला ने एक और कोर्स में इन्रोलमेंट करी है, 6 उसकी आईडी है, समझ आ गया। लेकिन काशान जो है, काशान का डेटा कहाँ मौजूद है, स्टूडेंट टेबल के अंदर मौजूद है, लेकिन मार्च के अंदर उसने रजिस्ट्रेशन करी ही नहीं है। तो क्या बताएगा उसको आईडी नहीं मिलेगी, तो बोलेगा नल। समझ रहे हैं बात को। तो इसी तरीके से आपको बहुत सारे नल्स यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। नीचे अगर आएँ तो यहाँ पे आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि जमील, काजिम, फरहान ये हमारे स्टूडेंट्स के टेबल में मौजूद हैं, लेकिन इन्होंने कोई रजिस्ट्रेशन मतलब स्टूडेंट्स के टेबल में डेटा मौजूद है इनका, लेकिन उन्होंने मार्च में रजिस्ट्रेशन नहीं करी। मार्च में बोल रहा हूँ मैं स्पेसिफिकली, क्यों, क्योंकि मैं इसको मर्ज किस तरह कर रहा हूँ भाई, मार्च के साथ मर्ज कर रहा हूँ। बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। और राइट ज्वाइन देखते हैं। राइट ज्वाइन में क्या होगा भाई, इसका अपोजिट हो जाएगा। क्या था राइट ज्वाइन, ये देखें कि कॉमन वाला पार्ट ले आओ और राइट वाला सारा पार्ट ले आओ, ठीक है। अब क्या मतलब बन रहा है इसका, हम ये बोलेंगे इसको राइट ज्वाइन का यूज़ करते हुए कि भाई उन तमाम स्टूडेंट्स का, ये समझे अगेन, ये आपका स्टूडेंट का डेटा है एस वाला, और एम वाला कौन सा डेटा है, ये मार्च का डेटा, ठीक है। तो मैं अब क्या बोलूँगा इसको, अगर राइट ज्वाइन लगाता हूँ मैं इसको बोल रहा हूँ कि पहले तो जो अगर तुम्हें कॉमन वाले रिकॉर्ड्स मिल जाए, ठीक है, जिन्होंने मार्च में रजिस्ट्रेशन करी उनको ले आओ, तो ये डेटा अभी भी मिलने वाला है मुझे, सही है। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि भाई भले ही ऐसे स्टूडेंट्स हमारे पास मौजूद हों जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तो करी है मार्च में, समझिएगा बात को, मार्च में रजिस्ट्रेशन तो करी है, लेकिन उनकी डिटेल स्टूडेंट के टेबल में मौजूद नहीं है। समझे दोबारा मैं क्या बोल रहा हूँ कि ऐसे स्टूडेंट्स का डेटा ले आओ जो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करी है, वो यहाँ पर आ गया। मतलब स्टूडेंट वाले पोर्शन में डिटेल नहीं, हम मार्च के हिसाब से निकाल लें। हम क्या बोल रहे हैं, देखें ऐसा सिनेरियो तो हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स आए, उन्होंने मार्च में रजिस्ट्रेशन कर ली, लेकिन वो जो एडमिन था ना, मतलब जो बंदा बैठा हुआ था डेटा एंट्री के लिए, उसने गलती से स्टूडेंट टेबल के अंदर उन लोगों का नाम नहीं डाला जिन्होंने मार्च के एनुअल डेट से रजिस्ट्रेशन करी है, अप्रैल में भी नहीं डाला, मतलब उसने डाला ही नहीं, समझ रहे हैं। मतलब वो डिटेल मार्च में मौजूद है, मार्च के टेबल के अंदर, लेकिन वो स्टूडेंट का जो टेबल है ना उसमें मौजूद नहीं है। तो हम क्या बोल रहे हैं
कि अब क्या करो, कॉमन वाले पार्ट को भी लेकर आओ, लेकिन ये वाला पार्ट भी ले आओ, बाहर वाला पार्ट। इसका मतलब क्या है इतने पार्ट का, कि भले ही मार्च में रजिस्ट्रेशन उन्होंने करी है, लेकिन उनका डेटा स्टूडेंट के टेबल में मौजूद नहीं है, उनको भी लेकर आता हूँ। सही है, तो ज़रा हम देखते हैं क्या हमें देखने को मिलता है आउटपुट इसका। मैंने क्या किया, हम लिखते हैं स्टूडेंट्स डॉट मर्ज, और किसके साथ मर्ज करो, मार्च था ना, मार्च के साथ। किस पर मर्ज करो, कॉलम का नाम हमारे पास सेम है तो हम बता देंगे इसको, स्टूडेंट आईडी, और हाउ में क्या बताएंगे, राइट। ठीक है, तो जरा देखें अब क्या हुआ, हमारे पास बज़ाहिर तो कोई भी नल देखने को नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि हमारे पास मार्च के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करी है ना, उन तमाम का डेटा उसने बंदे ने, डेटा एंट्री वाले बंदे ने स्टूडेंट के टेबल में ऑलरेडी फिल कर दिया है। सही है, लेकिन अगर मैं इसको अप्रैल पे चलाऊँ, देखें मार्च में तो मुझे कोई भी नल देखने को नहीं मिल रहा, देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी नल वैल्यू नहीं है। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है, ज़रा अप्रैल में तो चलाओ इसको। ठीक है, मैं आया यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद मैंने यहाँ पे अप्रैल लिख दिया, एग्जीक्यूट किया। अब देखें यहाँ पे हमें बहुत सारे नल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक तो ये आ गया 3 वैल्यूज़। ठीक है, और इसके अलावा भी अच्छा बस ये 3 देखने को मिल रहा है हमें। ठीक है, अब मतलब समझें क्या हो रहा है। मैंने आपको क्या बताया था कि भाई स्टूडेंट्स के टेबल के अंदर भले ही कोई स्टूडेंट मार्च में रजिस्ट्रेशन की हो, उसने अप्रैल में की हो, मई में की हो, किसी भी मंथ में की हो, उसका डेटा में कहाँ देखने को मिलता है, स्टूडेंट का एक अलग से टेबल मौजूद है जिसमें डेटा मेंटेन हो रहा है कि भाई इन स्टूडेंट्स ने हमारे कोचिंग के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाई भी है, या इनरोलमेंट करवा के गए, या विजिट कर गए, एटलीस्ट उनकी डिटेल्स मौजूद हैं। सही है, तो हुआ क्या, अप्रैल के अंदर हमने देखा कि बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन करी हुई है, ये देख रहे हैं प्रॉपर डेटा में देखने को मिल रहा है, और इनकी डिटेल्स हमारे पास कहाँ भी मौजूद हैं, स्टूडेंट नाम के टेबल में भी मौजूद हैं। सही है, लेकिन ये 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसकी आईडी क्या है 42, 50 और 38। इन 3 स्टूडेंट्स ने इन कोर्सेज में इन्वॉल्वमेंट करी अप्रैल के मंथ के अंदर। सही है, लेकिन इन 3 स्टूडेंट्स का डेटा स्टूडेंट टेबल के अंदर नहीं मिल रहा। समझ पा रहे हैं बात को। राइट ज्वाइन हमने क्या बोला था कि क्या बोला था राइट ज्वाइन के अंदर कि कॉमन वाला पार्ट ले आओ और ये ले आओ। मतलब अगर रजिस्ट्रेशन उन्होंने करी है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन उन्होंने करी है या ना करी हो, हमें वो सारे डिटेल्स लाकर दे दो। तो इसने क्या किया, उसको मैचिंग के अंदर हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स नहीं मिले। कौन कौन से स्टूडेंट्स है वो, ये 3 थे, 25, 26, 27 या 42, 50, 38, ये 3 स्टूडेंट्स हमारे पास उसको रजिस्ट्रेशन अप्रैल की रजिस्ट्रेशन में तो मिल गए, लेकिन स्टूडेंट टेबल के अंदर नहीं मिले। मेरी बात समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। मतलब अप्रैल के महीने में आए, बंदे ने क्या किया, अप्रैल की रजिस्ट्रेशन में उसका डिटेल रखी हुई है, लेकिन वो इन 3 स्टूडेंट्स का डेटा स्टूडेंट वाले टेबल में डालना भूल गया। सही है, तो इसलिए हमें क्या बता रहा है उनका, ना तो उसको नेम मिला स्टूडेंट टेबल के अंदर, ना ही उसको पार्टनर मिला। ये बात समझ रहे हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन माइंड में आ रहा है कि ये कोड इसको स्टूडेंट आईडी कैसे पता चल रही है। लेट्स से अगर हम अप्रैल के महीने से डेटा निकाल रहे हैं, तो अप्रैल के महीने से ये स्टूडेंट आईडी कैसे मिल रही है उसको। हाँ भाई, ये पॉइंट समझ रहे हैं, मेरा क्वेश्चन समझ रहे हैं या नहीं। हमने दोनों को सर मर्ज किया है इसलिए जी, देखें हमारा जो अप्रैल का डेटा है ना, उसमें बेसिकली स्टूडेंट आईडी मौजूद है। ये देखें, आपको दिखा दूँ, मैं लिखता हूँ अप्रैल डॉट हेड, और देखें स्टूडेंट आईडी मौजूद है, तो वो यहीं से स्टूडेंट आईडी उठा के ला रहा है। लेकिन ये वाली स्टूडेंट आईडी उसको मैच नहीं कर पा रहा, वो किसके अंदर, स्टूडेंट टेबल के अंदर। अगर वो मैच हो जाती तो फिर उसका नेम और पार्टनर ले आता, ठीक है, लेकिन वो मैच नहीं हो पा रही। और मैच ना होने की वजह क्या है कि हमारे स्टूडेंट टेबल के अंदर ये 3 बंदे मौजूद ही नहीं हैं, तो इसीलिए उसको ना तो उनका नेम मिला, ना ही उसकी क्या ये पार्टनर मिला। क्लियर हो रही है बात। ये आपका राइट ज्वाइन हो गया। ठीक है, अब ये डिपेंड करेगा आपने कब कौन सा यूज़ करना है, ये आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट बताएगी, आपको क्वेश्चन बताएगा कि आपने किस तरीके से इनका यूज़ करना है। ठीक है, कोई मसला इसमें, आगे बढ़ूँ। ठीक है, आउटर ज्वाइन
सबसे सिंपल आउटर ज्वाइन है, सब कुछ लिया फुल ज्वाइन या आउटर ज्वाइन, ये भी लिया हो, सेंटर भी लिया हो, ये भी लिया हो, ठीक है। तो अब हमें काफ़ी सारी नल वैल्यूज़ देखने को मिलेंगी। चले एक मतलब एग्जीक्यूट करते हैं फिर देखते हैं ज़रा इसको। तो मैं यही क्यूरी कॉपी कर लेता हूँ। 3 मिलेंगे सर? हाँ 3 पोर्शन मिलेंगे, ठीक है, बिल्कुल ऐसी है। एग्जीक्यूट करते हैं और मैं यहाँ बोलता हूँ इसको हाउ के अंदर आउटर और अप्रैल लिखें। हाँ ये वाला बताओ, जैसे अभी हमने क्या कहा था, अब हम आउटर निकालना चाह रहे हैं, फुल निकालना चाह रहे हैं, फुल। अच्छा जॉइंट बताना चाह रहे हैं? बिल्कुल ज्वाइंट्स के बारे में। लेफ्ट में क्या था, सिर्फ ये वाला ज्वाइन, राइट में ये वाला ज्वाइन, इनर में सिर्फ ये वाला पार्ट ब्लू वाला, लेकिन यहाँ पर फुल लेकर आओ। तो हमने इसको बोला आउटर करके। एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखें कि हमें यहाँ पे नल देखने को मिल रहा है काफ़ी मरतबा, ये नल सारे हैं, ठीक है, एंड सो ऑन। यहाँ पर अगर हम नीचे जाएंगे तो हमें यहाँ पर भी कुछ नल्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल 3 पोर्शन आए। अगर आपको पूरा डेटा कहीं पे देखने को मिल रहा है, मतलब ये डिटेल दोनों टेबल्स के अंदर मौजूद है, हमारे स्टूडेंट टेबल के अंदर भी और अप्रैल टेबल के अंदर भी ये दोनों डिटेल्स मौजूद हैं, सही है। तो इसलिए पूरी डिटेल ले आया। लेकिन यहाँ पर क्या मतलब है, जो मुझे क्या नाम है इस कॉलम का, कोर्स आईडी, जहाँ पर मुझे कोर्स आईडी नल देखने को मिल रही है, मतलब कि कोर्स आईडी नल है, तो ये कौन सी टेबल से लेकर आ रहा है, समझे बात को। अगर कोर्स आईडी नल देखने को मिली तो कौन सी वाली साइड से लेकर आ रहा है, लेकिन आप इसको देखें, स्टूडेंट कोर्स आईडी अगर वो हमें एम्प्टी ला के दे रहा है, ठीक है, देखें दोबारा समझें, सॉरी मैं समझा नहीं, दोबारा बोलें। हाँ देखें 3 बातें, एक तो यहाँ से पार्ट उठाएगा, एक यहाँ से उठाएगा, एक यहाँ से उठाएगा। अब अगर पूरा डेटा मौजूद है, मतलब वो सेंटर से डेटा लेकर आ रहा है, यहाँ तक क्लियर है। स्टूडेंट का टेबल है और इसके अंदर क्या क्या डेटा मौजूद है हमारे पास, स्टूडेंट के डेटा के अंदर जी, एक तो स्टूडेंट आईडी, मैं शॉर्टकट में SID लिख रहा हूँ, और एक था नेम, और एक क्या था, पार्टनर, P लिख रहा हूँ बस मैं, चले पार्ट लिख रहा हूँ, ठीक है यहाँ तक। अच्छा यहाँ पर मतलब क्या है कि इसको तीनों मिल गई, और ये अप्रैल की रजिस्ट्रेशन है, इसमें क्या मिलेगा हमें, एक तो स्टूडेंट आईडी है और एक दूसरा क्या है, कोर्स आईडी, ठीक है। अब समझे, जहाँ पर इसको कोर्स आईडी नल दे रहा है, ये मुझे जहाँ जहाँ कोर्स आईडी नल दे रहा है, इसका मतलब क्या बन रहा है, इसका मतलब क्या बन रहा है, मतलब कौन से पार्ट से ला रहा है, लेफ्ट वाले से या राइट वाले से। बिल्कुल, इसने क्या किया, उन स्टूडेंट्स को उठाया, लेकिन उन स्टूडेंट्स का डेटा उसको यहाँ पर अप्रैल की रजिस्ट्रेशन में नहीं मिला, तो क्या करेगा, उन स्टूडेंट्स को तो दिखाएगा मुझे, लेकिन उसकी कोर्स आईडी को क्या कर देगा, नल बना के दे देगा, समझ रहे हैं। और इसका वाइस वर्सा क्या होगा कि अगर आपको ये 3 नल्स देखने को मिल रहे हैं, क्या मतलब है इसका, कि रजिस्ट्रेशन टेबल के अंदर इसको ये रजिस्ट्रेशन की डिटेल मिल रही है, लेकिन स्टूडेंट टेबल के अंदर इसकी इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है, समझ रहे हैं बात को। तो इस तरीके से क्या हुआ, जो हमारा आउटर ज्वाइन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम क्या करते हैं, अभी थोड़ी सी क्यूरीज रन करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और इसका माइंड में अच्छे से कॉन्सेप्ट बैठ सके। आगे बढ़ते हैं, और क्या करना है, फाइंड टोटल रेवेन्यू जनरेटेड। हमें नहीं, रेवेन्यू क्या होता है कि लेट से आपकी जो टोटल इनकम बनती है ना, वो आपका रेवेन्यू होता है, प्रॉफिट माइनस करके आता है। अब लेट से कि आपने क्या किया, कोई शॉप ओपनिंग करी, ठीक है, इसमें कितना पैसा लगा है, हाँ, टोटल आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, वो आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई। लेकिन लेट से आपका ना पूरा साल गुजर गया, आपको शॉप ओपनिंग की आपने, आपकी अच्छी वाली अर्निंग भी आ रही है, और आपने क्या किया, पूरा साल गुजर गया, लेकिन आपने हर मंथ की ना डिटेल्स रखी हुई है कि भाई पहले महीने इतना कमाया, अगले महीने इतना कमाया, ठीक है, टोटल इनकम की बात हो रही है, आपने उसको सम कर लिया, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, टोटल रेवेन्यू। हालांकि लेट से आपने अगर 10 लाख रुपए लगाए थे, और अगर आपने एक साल के अंदर 15 लाख टोटल अर्निंग कर ली, ठीक है, तो 15 लाख टोटल क्या कहलाएगी, आपकी रेवेन्यू कहलाएगा। अभी प्रॉफिट नहीं निकला, अब आप प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट से माइनस कर देंगे
15 लाख माइनस इन्वेस्टमेंट मतलब 10 लाख, तो आपको पता चला अच्छा ये प्रॉफिट बना है 5 लाख का, समझ रहे हैं। तो रेवेन्यू मतलब टोटल इनकम। तो अब बात ये हो रही है कि हमने क्या करना है, टोटल रेवेन्यू जनरेटेड, हमने टोटल रेवेन्यू निकालना है, क्योंकि हमारे पास टोटल पैसे कितने आए, ठीक है। अब समझे बात को, पैसों की बात हो रही है, प्राइस की बात, अमाउंट की बात हो रही है, और हमारे पास 4 टेबल्स हैं, कोर्सेज का, स्टूडेंट्स का, मार्च का, अप्रैल का। चारों में से कौन से टेबल के अंदर प्राइस का जिक्र हुआ है? कोर्स आईडी मतलब कोर्सेज के टेबल के अंदर प्राइस का जिक्र हुआ है, तो मुझे उस टेबल को तो लाजमी रखना पड़ेगा, समझ रहे हैं बात को। अच्छा चलें, हमने ये एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करी कि वो टेबल लाजमी आएगा, लेकिन अब दूसरा सवाल कि क्या मैं डायरेक्ट उस टेबल को उठा के सम कर दूँ? नहीं, मैं क्या करूँगा, मैं रजिस्ट्रेशन के हिसाब से उसको पहले मर्ज करूँगा, रजिस्ट्रेशन निकालूंगा टोटल दोनों मंथ्स की, कि भाई ये वो पक्के पक्के बंदे हैं जिन्होंने हमारे पास रजिस्ट्रेशन करी और पैसे भी दिए, सही है, रजिस्ट्रेशन भी करी है, पैसे भी दिए। तो मैं स्टूडेंट्स नहीं, रजिस्ट्रेशन, हमने एक वेरिएबल बनाया था रजिस्ट्रेशन का, याद होगा आपको, जिसमें दोनों मंथ्स को हमने कॉन्केट करके रजिस्ट्रेशन में सेव कर दिया था। तो मैं रजिस्ट्रेशन वाले वेरिएबल को यूज़ करूँगा और मैं इसको मर्ज करूँगा किसके साथ, कोर्स आईडी वाले के साथ, कोर्सेज के साथ, कोर्सेज वेरिएबल के साथ मर्ज करूँगा। तो एक तरफ मेरे पास टोटल रजिस्ट्रेशन मौजूद है और एक तरफ क्या मौजूद है, कोर्सेज के डिटेल्स मौजूद हैं। अब मैं इनको जब मर्ज करूँगा तो आप लोग सोच के बताएं कि मुझे इनर मर्ज करना चाहिए या आउटर या लेफ़्ट या राइट, क्या मर्ज करना चाहिए, किस तरह से मर्ज करना चाहिए। पहले क्वेश्चन क्लियर हुआ मेरा कि हमने टोटल रेवेन्यू निकालना है, टोटल रेवेन्यू भी हमने वो निकालना है कि भाई बाकी में हमारे पास स्टूडेंट्स ने आए हैं और उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी करी है, और रजिस्ट्रेशन का डेटा कहाँ मिलेगा, या तो मार्च में मिलेगा या तो अप्रैल में मिलेगा। फुल होगा नहीं, देखिए अगर फुल हुआ ना, इसका मतलब क्या है कि हम उन स्टूडेंट्स को भी कंसिडर कर रहे हैं जिन्होंने अपनी डिटेल तो दे दी लेकिन फ़ी पे नहीं करी। हमने चूँकि एक सिनेरियो समझा था कि वो कोर्स के लिए लेट से ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, अब अभी तक कोचिंग अभी तक वो लॉन्च ही नहीं कर रहा, मतलब अभी तक वो ऑफर ही नहीं कर रहा, लेकिन अपनी डिटेल लेके चले गए, ठीक है। और ऐसे भी आए कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करी कोर्सेज के अंदर, डेटा के अंदर कोर्सेज में रजिस्ट्रेशन करी उसने, लेकिन उनका रिकॉर्ड स्टूडेंट टेबल के अंदर मौजूद नहीं है। तो अगर हमने फुल ज्वाइन लगाया ना तो सब खिचड़ी पक जाएगी, मतलब गलत डेटा मिल जाएगा। मेरी बात को समझे, मैं आपको दोबारा बताता हूँ क्वेश्चन। हमने उन स्टूडेंट्स को उठाना है जो मेरे पास रजिस्ट्रेशन में भी मौजूद हैं, ठीक है, मतलब जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करी है। रजिस्ट्रेशन करने का मतलब क्या है कि भाई उन्होंने आके फीस सब कुछ पे कर दी है, ठीक है, और उनकी डिटेल मेरे पास कहाँ भी मौजूद है, कोर्सेज के टेबल में भी मौजूद है, ठीक है। मैं बताता हूँ क्या बोल रहा हूँ। पहले हम एक काम करते हैं, पहले रजिस्ट्रेशन ज़रा देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन किस तरह का डेटा अपने अंदर स्टोर करता है। अच्छा, एक मसला आएगा हमें कि रजिस्ट्रेशन में ना हमने मल्टी इंडेक्स का यूज़ किया हुआ है। मल्टी इंडेक्स हमें नहीं रखना, हमें सिंपल इंडेक्स रखना है काम को आसान बनाने के लिए। तो मैं काम करता हूँ, मैं जल्दी से ना क्या चीज़, मैं एक और मर्ज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक क्यूरी लिखता हूँ pd डॉट कॉन्केट, और यहाँ पे क्या बोलता हूँ मैं इसको, मार्च अप्रैल, ठीक है, और मैं इसको सेव कर लेता हूँ 2 मंथ्स वेरिएबल के अंदर, ठीक है। 2 मंथ्स वेरिएबल मैंने इसको सेव कर लिया। चलें दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम। अरे एक चीज़ भूल गया फिर मैं, इंडिस, हम इन इंडिसेस को इग्नोर कर देते ताकि कंटिन्यूस डेटा बन जाता हमारा। तो दोबारा से इसको रन कर लेते हैं हम। यहाँ पे लिखते हैं कॉमा करके इग्नोर इंडेक्स, ताकि प्रॉपर तरीके से डेटा देखने को मिल जाए। ट्रू, सही, एग्जीक्यूट किया, फिर एग्जीक्यूट किया, अब डेटा सही आ गया। अब समझे बात को, ये दोनों मंथ्स की रजिस्ट्रेशन आ गई। अगर मैं इसको कंबाइन करूँ किसके साथ, किसके साथ कंबाइन करूँ, कोर्सेज के टेबल के साथ, तो सबसे पहले आप लोगों से मेरा ये सवाल है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ या नहीं। क्या मेरा जो 2 मंथ्स वाला एक वेरिएबल है ये कोर्सेज वाले टेबल के साथ मर्ज हो सकता है या नहीं? दिस इज़ द क्वेश्चन। क्या बोलेंगे आप लोग, क्या आंसर करेंगे इसको? क्या बताया था मैंने कि दोनों के अंदर अगर मर्ज करना ना, दोनों के अंदर कोई एक कॉमन फीचर मौजूद हो, कॉमन फीचर या कॉमन कॉलम मौजूद हो, सही है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली यही पॉइंट है। 2 मंथ्स के अंदर मेरे पास स्टूडेंट आईडी भी है और कोर्स आईडी भी है,
लेकिन अगर मैं आपको वो दिखाऊं कोर्सेज वाला टेबल, तो कोर्सेज के अंदर बिल्कुल स्टूडेंट आईडी नहीं है लेकिन कोर्स आईडी मौजूद है। कोर्स आईडी आ रही है, कोर्स का नेम आ रहा है, प्राइस आ रही है। तो क्या हमें कोर्स आईडी के बिहाफ पर दोनों टेबल्स को मर्ज कर लूँ या नहीं? ठीक है, ये देख रहे हैं कोर्स आईडी यहाँ भी आ रही है, तो मैं दोनों को मर्ज कर सकता हूँ किससे? कोर्स आईडी के बिहाफ पे। चले, एक मसला तो हल हो गया। अब दूसरा सवाल कि इनर करना है, इनर या लेफ्ट या राइट या फुल, कौन सा मर्ज करना है हमने? अगेन समझिएगा, क्वेश्चन क्या है? फाइंड टोटल रेवेन्यू जनरेटेड। हमें मालूम है कि हमारा ये जो रजिस्ट्रेशन का कॉलम है 2 मंथ्स का, जो बेसिकली एक हमने टेबल बनाया अभी, इसके अंदर मार्च और अप्रैल की टोटल रजिस्ट्रेशंस मौजूद है। सही है, मतलब इसका ये है कि जो भी स्टूडेंट ने आके इन कोर्सेज में इन्वॉल्वमेंट करी, कोर्स आईडी हमें मालूम है ना, उन्होंने फ़ी भी पे करी है। और अगर मैं उसको उठा के मर्ज करता हूँ कोर्सेज वाले टेबल के साथ, सही है, तो मैं क्या पसंद करूँगा कि मुझे इनर ज्वाइन मिले ना, मतलब वो डेटा मिले जो दोनों टेबल में जिसका डिटेल मौजूद है। ठीक है, क्योंकि कॉमन हो, क्योंकि मुझे रेवेन्यू निकालना है। ठीक है, ज़रा सोचिए आप लोग, दोबारा मैं बता दूँ, उसको दोबारा क्लियर करता हूँ एक मरतबा। मैंने यहाँ पे लिखा क्या आएगा यहाँ पे? 2 मंथ्स। ठीक है, 2 मंथ्स को मर्ज करो किसके साथ? नहीं, अप्रैल के साथ नहीं, कोर्सेज के साथ, कोर्सेज के साथ। ठीक है, और किस पर मर्ज करो? अब की मतलब स्टूडेंट आईडी नहीं आएगी, अब क्या आएगी? कोर्स आईडी। और हाँ में क्या बताएंगे? इनर। क्यों? क्योंकि हम बोल रहे हैं भाई तुम सिर्फ वो वाला डेटा लेकर आओ जो 2 मंथ्स के डेटा में टेबल में भी मौजूद है और वो कोर्सेज के टेबल में भी मौजूद है। मतलब ऐसा नहीं करो कि लेट से एक स्टूडेंट आया, उसने बोला मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इनरोल कर दो, अच्छा भाई उसकी डिटेल आ गई, सही है, लेकिन वो हमारा कोर्स अभी तक कोर्सेज के अंदर मौजूद ही नहीं है। जब वो कोर्स के अंदर मौजूद ही नहीं है, कोर्स टेबल के अंदर, तो उसकी प्राइस कैसे पता चलेगी मुझे? समझ रहे हैं बात को? देखें, कोर्सेज के अंदर तो कोर्स नाम के साथ उनकी प्राइसेस मौजूद हैं। तो अगर मेरे पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग की रजिस्ट्रेशन हमने कर दी, लेट से कोई बैठा हुआ था बेवकूफ़ बंदा रिसेप्शन पे, उसने बोला ठीक है आप पैसे दे दो, ठीक है, एक रैंडम उसने अमाउंट ले ली, उसका नाम लिख दिया रजिस्ट्रेशन के अंदर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, लेकिन वो जो डेटा मौजूद है वो अभी तक हमारे पास कोर्सेज के अंदर नहीं आया हुआ कि भाई हमने ये कोर्स भी लॉन्च कर दिया, उसकी ये फीस होगी। सही है, तो मतलब एक तरह से हम ये बोल रहे हैं रजिस्ट्रेशन में डेटा मौजूद है लेकिन कोर्सेज में वो डेटा मौजूद नहीं है, तो मैं किस तरह उसकी प्राइस पकड़ूंगा? नल देखने को मिल रही होगी, मुझे मिल रही होगी। हमें तो इसलिए लेफ़्ट ज्वाइन नहीं लगाना, क्या करना है? इनर ज्वाइन लगाना है हमने। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा इनर, और अब एग्जीक्यूट करते हैं एक मरतबा, तो देखें क्या कर रहा है। अब इसने जाके खुद से मैपिंग करी है, जहाँ जहाँ इसको कोर्स आईडी मिली ना, उसने क्या किया, उस कोर्स का नेम भी उठा के ले आया और प्राइस भी उठा के ले आया। तो कोर्स आईडी क्या थी? 1 थी। कोर्स आईडी 1 पे गया, वहाँ से इसने कोर्स का नेम और प्राइस उठाई और हमें लाके दिखा दी। क्लियर है? तो आपने देखा कि हमारे पास अब यहाँ पे 2 नेम्स आ चुके हैं, 2 कॉलम्स और बढ़ चुके हैं, कोर्स नेम और प्राइस का। तो अब मुझे रेवेन्यू निकालने के लिए कौन से कॉलम पर काम करना है? प्राइस वाले। मैं सिंपल ये लिख दूँ यहाँ पर इस तरीके से, प्राइस के, सिर्फ प्राइस के कॉलम को निकाल लो। एग्जीक्यूट किया, सिर्फ प्राइस का कॉलम आ गया। ठीक है, और एक और बात कि डेटा टाइप क्या है इसकी? इंटीजर में आ रही है। और अगर मैं जाके अब लिखता हूँ इसको कि अब क्या करो, इसको सम कर दो, डॉट सम, तो क्या हुआ? हमें ये नंबर देखने को मिल गया कि टोटल 2 मंथ्स के अंदर जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करी उन्होंने फ़ी भी पे करी। ठीक है, ये उनका डेटा है। ठीक है, तो 2 मंथ्स के अंदर उन्होंने इतनी अमाउंट अर्न कर ली है, 15 लाख है या 1,54,247। ठीक है, ये अमाउंट उन्होंने टोटल अर्न करी है। यहाँ तक क्लियर? चलें आगे चलते हैं। फाइंड मंथ बाय मंथ रेवेन्यू। हमें अब ये बताना है कि भाई मार्च में कितने पैसे कमाए थे उन्होंने और अप्रैल में कितने पैसे कमाए, अलग अलग बताना है हमें। क्वेश्चन समझ रहे हैं? अभी तो ये जो आंसर आया ये क्या है? ये दोनों मंथ्स का कंबाइन आया है और ये रेवेन्यू है, प्रॉफिट नहीं है, ये टोटल रेवेन्यू है। ठीक है, अब बताना है कि हमें मंथ बाय मंथ रेवेन्यू बताना है दोनों मंथ्स का, मार्च और अप्रैल का। क्या करना पड़ेगा, सोच के बताएं जरा जी।
इंडेक्स वाइज भी निकालेंगे किस तरह? जी भाई अब्दुल कद्दूस, जैद भाई, अली, बताएं आंसर जल्दी से इसका। मंथ बाय मंथ रेवेन्यू निकालना है। मंथ मतलब मार्च का अलग, पास करके उसमें फिर अच्छा ये क्वेश्चन होगा हमारा ग्रुप बाय की मदद से। ग्रुप बाय लगेगा। ग्रुप बाय हमने पढ़ा था पांडास के अंदर, याद है अगर आपको शायद। तो क्या करेगा, हमारे किसी स्पेसिफिक वर्ड का एक ग्रुप बना देगा पूरा, ठीक है, और फिर हम डेटा निकाल सकते हैं। चले हम काम करते हैं। अगर आप लोग सोचें, अगर मैं समहाउ अपने डेटा के अंदर मार्च और अप्रैल ले आऊँ, जो हमने ऊपर काम किया था लेकिन उसको हमने हटा दिया था। अगर मैं किसी तरीके से अपने डेटा के अंदर मार्च और अप्रैल ले आऊँ, एक कॉलम बना के मार्च और अप्रैल ले आऊँ, और अगर फिर मैं उस कॉलम पर ग्रुप बाय करता हूँ, ठीक है, कॉलम पर ग्रुप बाय करता हूँ, आप समझिएगा कॉलम के अंदर कितनी यूनिक वैल्यूज मौजूद हैं? 2, एक मार्च होगी, एक अप्रैल होगी। अब ऑफकोर्स मार्च की बहुत सारी एंट्रीज होंगी, अप्रैल की बहुत सारी एंट्रीज होंगी। अगर मैंने उसको ग्रुप बाय किया किस पर, मार्च और अप्रैल पर, तो पांडास खुद से क्या करेगा, जहाँ जहाँ उसको उस कॉलम में मार्च देखने को मिलेगा ना, उन तमाम रोज को निकाल के अलग टेबल बना देगा। इतना विजुअलाइज कर रहे हैं, इतना इमेजिन कर रहे हैं। अप्रैल के लिए भी क्या करेगा, सारा डेटा निकालेगा रो वाइज और एक अलग टेबल बना देगा, ठीक है यहाँ तक। और उन दोनों टेबल्स के अंदर कॉलम्स तो सेम ही होंगे हमारे। कौन से कॉलम्स जो यहाँ मौजूद हैं, ये जो जिस तरह से मौजूद है, हाँ, मतलब जो भी कॉलम्स होंगे वो सेम रहने वाले हैं। तो अगर फिर मैं उन ग्रुप्स में से जाकर अगर अपने प्राइस के कॉलम को निकालूँ और उस पर सम चढ़ा दूँ, तो ये काम हो जाएगा? 2 बार से नहीं चलेगा, एक ही बार। मैं बता दूँ, जिससे इसको लिख के दिखाता हूँ। पहले बताएं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि मैं क्या बोल रहा हूँ? चलें, अब आप लोग मुझे बताएं, सबसे पहले हमने काम क्या करना है इसके लिए। मुझे अपने पूरे डेटा के अंदर मार्च लेकर आना है, जहाँ तक कि मार्च का डेटा हो, फिर नीचे अप्रैल लेकर आना है। अब हमने जो ऊपर एक काम किया था ना, उससे भी एक आसान तरीका बता दूँगा आपको। देखें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ pd डॉट कॉन्केट। मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले तो कॉन्केट करो किस किस को, मार्च शॉर्टकट में लिख देता हूँ। अच्छा सॉरी, यहाँ तो हमने वो करना है ना, वेरिएबल का नाम देंगे यहाँ तो मार्च अप्रैल, और ये इस तरह से मर्ज करके ले आएगा, ठीक है। चलें, उसके बाद हमने देखा था हम यहाँ पे एक मल्टी इंडेक्स पास कर देते कीज करके। मैंने इसको बोला मार्च, शॉर्टकट में MAR लिख दिया, और फिर लिखा अप्रैल, ठीक है। ये कीज़ हो गई मेरी। अच्छा, अगर मैं इसको रन करूँ ज़रा देखें, ये मल्टी इंडेक्स बन गया। अभी अप्रैल आ गया और ये मार्च आ गया, क्लियर है। अच्छा, अब एक मेथड होता है, मैंने उसको लिखा रीसेट इंडेक्स, ठीक है। अब ज़रा देखें, जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा ना, तो उसने क्या किया, वो काम हमारा खुद ब खुद कर दिया। देख रहे हैं, लेवल 0 के नाम से एक कॉलम बनाया, उसमें उसने क्या किया, मार्च मार्च मार्च, कहाँ तक के लेके जाएगा, 24 तक ले आया। अच्छा, अब उसके बाद एक और चीज़, आपके पास यहाँ पे ये वाले इंडिसेस अभी कंटिन्यूस चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसने क्या किया, जहाँ तक का उसका इंडेक्स बना था उसका भी एक कॉलम बना दिया 24, और इस 24 के बाद अगला जो डेटा था वो किसका स्टार्ट होना था, अप्रैल का। तो उसका इंडेक्स वाइज उठा के यहाँ पे डेटा ले आया, मतलब पीछे एक अलग से इंडेक्स चल रहा है, ठीक है, और जो पहले इंडेक्स थे वो कॉलम्स बन गए, ठीक है। तो अगर मैं अब इसको ग्रुप बाय लगाऊँ, ग्रुप 0 लेवल 0 पर, मैं बोलता हूँ इसको आगे जाकर डॉट ग्रुप बाय, किस पर, लेवल 0 पर, सही है यहाँ तक। अच्छा, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा ना, मुझे कुछ देखने को नहीं मिलेगा, मुझे आउटपुट नहीं दिखाएगा वो, ठीक है, बस बताएगा भाई पांडास का डेटा फ्रेम का ग्रुप बाय बना दिया उसने। अच्छा, मैंने बोला चलो मसला नहीं है, एक काम कर दो, मुझे इसमें से ना प्राइस का कॉलम ला दो, ठीक है। अभी भी मुझे कुछ नहीं दिखाएगा, मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा। प्राइस नाम क्या है इसका, प्राइस तो है, क्या बोल रही है, हाँ क्या, सॉरी क्या चीज़, स्पेलिंग तो सही लग रही है। एक मिनट, इतना रन किया, हमारा ऑब्जेक्ट बन गया डेटा फ्रेम, और
यार यही तो होता है, स्क्वायर ब्रैकेट पास करके प्राइस। एक काम करते हैं, कॉपी करके इसको ले आते हैं वीडियो को। कोई फर्क तो नहीं आया। कॉलम नॉट फाउंड प्राइस क्यों? अच्छा हाँ ना, सही है। लेकिन देखें बात समझें, हम क्या कर रहे हैं अभी, सही है। देखें अभी एक चीज़, ठीक है हुआ क्या, मैंने इतना काम किया, मेरे पास ये टेबल आ गया ना। देखें ये टेबल आ चुका है, इसमें प्राइस तो है ही नहीं, इसमें तो अभी लेवल 0, लेवल 1, स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी अभी ये मौजूद है, प्राइस तो है ही नहीं इसके अंदर। तो मैं क्या कोर्स आईडी पर इसको मर्ज करवा दूँ उसके साथ, कोर्सेज के साथ पहले मर्ज करवा दूँ, ताकि प्राइस का कॉलम भी मुझे देखने को मिल जाए। तो पहले मर्ज करेंगे हम, सही है, पाइथन सही बोल रहा मतलब कि हमने उसको पहले कॉलम नहीं निकाला था, मर्ज लिखा, मर्ज करके इसको बोलेंगे कि कोर्सेज के साथ इसको मर्ज करो। और किस तरह, ऑन बताएंगे, ऑन में क्या बताएंगे, इसको कोर्स आईडी पर मर्ज करो, ठीक है। और हाउ में क्या बताएंगे, इनर, ठीक है। अब देखते हैं ज़रा, तो देखें अब आ गई प्राइस, पहले वो प्राइस ही मौजूद नहीं थी सिरे से, अब प्राइस आ गई है। अब इस पर ग्रुप बाय लगाएंगे, और ग्रुप बाय किस पे करेंगे, लेवल _0, इस पे मार्च पे करना हमने, ठीक है। मार्च को और अप्रैल को दो अलग ग्रुप्स में बनाना है। तो मैंने लेवल 0 पे ग्रुप बाय किया, और फिर इन दी एंड क्या बोलूँगा कि अब क्या ला दो, प्राइस ला के और उसको सम कर दो, ठीक है। तो सम एक ही मरतबा लिखेंगे हम, देखें ज़रा, सब कुछ मैंने एक ही साथ लिख दिया है, लेकिन ज़रा समझें, अप्रैल में कितने पैसे कमाए उन्होंने, 65,000, जबकि मार्च में उन्होंने 89,000, ठीक है। अच्छा अगर आप इनको सम करें, लेट से बिल्कुल ऊपर वाला आना चाहिए जो हमने निकाला था, 154 आ रहा था ना ऊपर, तो प्लस किया हमने इसको, और फिर ये वाली वैल्यू लिखी और एग्जीक्यूट किया, तो देखें वही आंसर आ रहा है 154,247, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ आपका, ये आपने एक चेन ऑपरेशन, देख रहे हैं आप कितनी सारी ये पूरी लाइन चलती चली जा रही है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक ऑपरेशन चलता चला जा रहा है, इसको बोलते हैं चेन ऑपरेशन। और इस चेन ऑपरेशन की वजह से आपने ये वाला आंसर निकाल दिया। हाँ भाई, कुछ चीज़ जो गलती से समझ आ गई हो। जी भाई जैद भाई, लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन बहुत आसान है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने लिखना स्टार्ट कर दिया ना थोड़ा सा, पांडास तो ऐसी चीज़ है कि मज़ा आना शुरू हो जाएगा आपको। लेकिन साइड जब निकालेंगे ना, प्लॉट बनाना सीख लें, आप बोलेंगे बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, आसान भी और इंटरेस्ट डेवलप होता है बंदे का। लेकिन थोड़ा सा पहले क्लियर करें अपनी चीज़ों को। जो सिंटेक्स है ना पांडास का, आप में से अभी तक किसी ने प्रैक्टिस नहीं की हुई सही से, पांडास के सिंटेक्स की प्रैक्टिस करें कि क्या लिखना है, ड्रॉप डुप्लीकेट करना है तो डुप्लीकेट किस तरह ड्रॉप होगा, नल अगर आपने कैलकुलेट करना है टोटल नल तो किस तरह कैलकुलेट करेगा, ये आपको पता होना चाहिए। मीन मीडियन मोड किस तरह निकला, बहुत बेसिक सी चीज़ है। अगर ये चीज़ें क्लियर हो गए ना, फिर तो आप ऐसा हाथ चलाएंगे, आपको मतलब एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। और आप अगर खुद कर पा रहे होंगे ना उस सोल्यूशन, उस क्यूरी को खुद सोच पा रहे होंगे थोड़ा सा दिमाग लगा के, तो समझे मतलब एक अलग ही इंटरेस्ट का लेवल होगा। लेकिन ये करने से आएगा, ये करें इसलिए, ठीक है। डेटा सेट मैंने आपको शायद बकराइट से पहले एक सेंड किया था, बकराइट वाले दिन ही मैंने आपको सेंड किया है। क्या लिखा था उस पर, पत्नी शायद क्लीन डेटा लिखा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। आपने दी थी, हाँ, उस पर लग जाएँ, वो बहुत सिंपल सा छोटा सा डेटा है, शायद 300 रोज़ या 200 रोज़ को जिस तरह करके डेटा है, हर रोज सर बारी बारी देखना पड़ेगा। वो तो छोटा सा हो जाएगा। नहीं, बारी बारी क्यों देखेंगे, आपने पहले तो पूरे कॉलम को देखना है कि इस कॉलम में हमें क्या सही कर सकता हूँ, आपको खुद पता चल जाएगा, वो खुद सेल्फ आपको एक्सप्लेन कर देगा डेटा को। उस पर बैठें, क्लीनिंग करें, सेंटेक्स लिखें, डुप्लीकेट किस तरह ड्रॉप करने, नल किस तरह निकालने, नल फिल किस तरह करने, आउटलायर कैसे आइडेंटिफाई करने, ये सब लेके बैठे इंशाल्लाह। फिर क्यूरीज रन करेंगे, सही। तो ये हमारे अभी इसमें 8 क्यूरीज बाकी हैं, हम इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट क्लास में 8 क्यूरीज को रन करके डायरेक्ट मैटप्लॉटलिब पर चलेंगे, ठीक है। एंड करते हैं इसको।